मुझे बस एक सिल्वर स्लाइम मारना था, पर जो ड्रॉप हुआ वो सारा इक्विपमेंट एस ग्रेड निकला। बस एक सिस्टम एरर वाले बोनस रिवॉर्ड की वजह से मेरा हिडन एट्रीब्यूट खुल गया। लक वैल्यू पूरे 9999 पर पहुंच गई और यही एक बदलाव मेरी पिछली जिंदगी की उस बदकिस्मत कहानी को पूरी तरह पलटने के लिए काफी था। सही सुना आपने, मैं एक री इनकारनेटर हूँ। पिछली जिंदगी में बालों के सफेद होने तक मैं सिर्फ सबसे लो लेवल वाला ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर रहा, हमेशा डंजन की पहली मंजिल पर ही अटका रहा। उस वक्त सारे लो लेवल एडवेंचरर्स वहीं इकट्ठा थे, क्योंकि इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच जंग आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी थी। डंजन के मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया तक घुस आए थे। अनगिनत मॉन्स्टर्स शहरों में तबाही मचा रहे थे। इंसानियत पूरी तरह हारने के कगार पर थी। ये खबर सुनते ही ज्यादातर एडवेंचरर्स घबराकर भागने लगे। बूढ़े, तू भी जल्दी भाग, अभी स्लाइम शिकार करने का वक्त नहीं है, एक नौजवान ने भलमनसाहत से चेताया, पर मैंने बेपरवाही से मना कर दिया, फिर चुपचाप आगे उस स्लाइम की तरफ बढ़ता गया। इसे छोड़ो, ये तो बस एक बेकार बूढ़ा नाकाम है। तभी एक और एडवेंचरर दौड़ते हुए मुझे धक्का देकर निकल गया। मैं बेबसी से जमीन पर गिर पड़ा। मुझे इस बात का अफसोस था, दशकों बीत चुके थे। एडवेंचरर प्रोफेशन बनने के बाद से एक गेम जैसा सिस्टम स्टेटस इंटरफेस मौजूद था, जिसमें हर कोई मॉन्स्टर हराकर लेवल बढ़ा सकता था। साथ ही सारे एट्रीब्यूट्स में भी सुधार होता। कभी कभार मैजिक और स्किल्स भी मिल जाती। पर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों था कि लेवल 98 तक पहुंचने के बावजूद मेरे सारे एट्रीब्यूट्स बिल्कुल जस के तस थे। मैंने तो बाकियों से कहीं ज्यादा मेहनत की थी, रोज स्लाइम्स मारकर एक्सपीरियंस कमाता रहा, और अब मेरी बस एक ही उम्मीद बची थी, लेवल 99 यानी मैक्स लेवल तक पहुंचकर किसी चमत्कार का इंतजार। वक्त कम था, हाथ में पकड़ी लंबी तलवार भले टूट जाए तो टूट जाए, मरू भी तो चलेगा। आज लेवल 99 पर पहुंचना ही था, वरना मरकर भी चैन नहीं मिलता। आजा, अपनी मुट्ठी से ही इस जिंदगी की तमन्ना पूरी करने चला। मुझे हमेशा यकीन रहा मैं देर से चमकने वालों की कैटेगरी में आता हूँ। जरूर ऐसा ही होगा, ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता। बधाई हो, टाकाहाशी आंजू का लेवल बढ़कर 99 हो गया है। ये मैसेज देखकर मैं उत्साह से भर गया। आ गया, आखिरकार आ गया। अब जल्दी से इन सालों की मेहनत का इनाम दो। बधाई हो, एडवेंचरर की स्ट्रेंथ 1 पॉइंट बढ़ गई। ये हल्का सा मैसेज देखकर मैं सन्न रह गया। ये मुमकिन ही नहीं, तू पक्का मजाक कर रहा है ना? पूरी जिंदगी लगाकर बड़ी मुश्किल से मैक्स लेवल तक पहुंचा और सिर्फ स्ट्रेंथ में 1 पॉइंट की बढ़ोतरी मिली। ऊपर वाले, तू मुझे क्यों बेवकूफ बना रहा है? अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। इसी वक्त अनगिनत हाई लेवल मॉन्स्टर्स वहां जमा हो चुके थे। जल्दी ही चारों तरफ से मुझे घेर लिया। बेबस होकर मुझ में अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। ये सच में जिंदगी की सबसे बुरी घड़ी थी। बचपन से ही सबकी नफरत झेली, कोई टीम में मुझे लेने को तैयार नहीं होता था, इस नाकाम इंसान की वजह से। मुझे प्यार करने वाला परिवार भी मेरी नाकामी की वजह से गुजर गया। यहाँ तक कि मेरी इकलौती बहन की खुशियां भी मेरी वजह से बर्बाद हुई। ऐसी जिंदगी तो बस यहीं खत्म हो जानी चाहिए। प्लेयर मर चुका है। प्लेयर ताकाशी अंजू के सिस्टम स्टेटस में असामान्यता पकड़ी गई। एक गंभीर एरर हुआ है। जिंदगी रिपेयर और रोल बैक की जा रही है। हिडन पैरामीटर अनलॉक हो चुका है। एरर कॉम्पेंसेशन रिवॉर्ड दिया जा रहा है। स्पेशल स्टेटस पॉइंट्स प्लस 9999। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, खुद को फिर से अपने जवान रूप में पाया। बधाई हो, अब से तुम एक असली एडवेंचरर हो। इस वक्त मैं पूरी तरह उलझन में था। मैं कौन हूँ, मैं कहां हूँ, ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद सब कुछ समझ आने के बाद आखिरकार पूरी सिचुएशन साफ हो गई। मैं री इनकारनेट हो चुका था। वापस उसी दिन पहुंच गया जब एडवेंचरर बना था। पर ये क्या मामला है? मुझे लगा पहले वाले स्टेटस बार से ये थोड़ा अलग है। श्याओलुओ, ये नीचे स्वाइप करने वाला बटन किस काम का है? जैसे ही मैंने नीचे स्वाइप किया, हैरान रह गया। स्टेटस बार में अचानक एक नई एट्रीब्यूट जुड़ी हुई थी। लक वैल्यू 9999 मैक्स लेवल। पिछली जिंदगी में लक हमेशा एक हिडन एट्रीब्यूट रही होगी। क्या इसीलिए मेरे पिछले 70 साल इतने बदकिस्मत रहे? री इनकारनेशन के बाद आखिरकार ऊपर वाले ने मेरी भरपाई करने का फैसला किया। खैर, चाहे जो भी हो, पहले डंजन जाकर स्लाइम्स मारकर हालात देखता हूँ। सीन बदलकर टोक्यो डंजन की पहली मंजिल पर पहुंच गया। गायब हुए नक्शे कदम, घास पर उन कुछ चिपचिपी स्लाइम्स को देखकर मुझे एक अपनापन सा महसूस हुआ। पिछली जिंदगी में तो रोज इन्हीं को मारता था। अब याद करके, पिछली जिंदगी में सिर्फ एक बार सामना हुआ था इस सुपर रेयर मॉन्स्टर से, पर उस वक्त मेरे पीछा करने पर वो भाग निकला था। इसे मारते ही एक साथ ढेर सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है, पर ये भागने में बदनाम था। जरा भी खतरा महसूस होते ही तुरंत भाग खड़ा होता, इसीलिए बड़ी चुपके से इसकी पीठ पीछे से करीब पहुंचना पड़ता। पर ठीक इसी नाजुक मौके पर एक तीर अचानक आकर मेरे पैरों के पास गिरा। कोई दूर खड़ा आर्चर भी इस शिकार को देख चुका था और उसका निशाना भी बुरी तरह भटका हुआ था। अरे बेवकूफ, अब तो गया काम से। देखा, सिल्वर स्लाइम डरकर मेरी ही तरफ टकराते हुए दौड़ पड़ा। किस्मत अच्छी थी, ये जीव भागने के बजाय मुझे ही अपना निशाना बना बैठा। ये तो मेरे मन मुताबिक ही हुआ। आजा मेरे सबसे प्यारे छोटे दोस्त। फौरन मेरे हाथ में पकड़ी लंबी तलवार सिल्वर स्लाइम के सिर में घुस गई। अगले ही पल उसके कोर में दरार आ गई। मेरे एक ही वार के साथ वो चांदी जैसा कोर पूरी तरह चूर चूर हो गया। लेवल
लेवल +4। कोई हैरानी नहीं, सिल्वर स्लाइम मारने पर लेवल इतनी तेजी से बढ़ता है। बस अफसोस मेरी लंबी तलवार एक ही वार में टूट गई। लगता है जल्दी नया हथियार खरीदना पड़ेगा। ठीक उसी वक्त मेरे पीछे से एक सुनहरी चमक फूटी। निकला एक एस ग्रेड रेयर स्वॉर्ड। क्या यही है मैक्स लुक वैल्यू का असर? सिल्वर स्लाइम ग्रेट स्वॉर्ड। विशेषतः बेहद जबरदस्त अटैक पावर। चूंकि सिल्वर स्लाइम भागने की फितरत रखता है, इसकी अटैक पावर भले ही ऊंची हो, पर 30% चांस है वार पूरी तरह मिस हो जाए। लक वैल्यू 9,999 पर पहुंचने पर आखिर कितना ज्यादा अनहोना हो सकता है। यूं ही कहीं भी जंगल जाते ही 4 सुपर रेयर सिल्वर स्लाइम से टकरा गया। और भी ज्यादा किस्मत की बात ये, आमतौर पर डरपोक रहने वाले इन स्लाइम्स ने भागने के बजाय सीधा मेरी तरफ दौड़ना चुना। इतना खुद एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो मैं भी शर्म नहीं करूंगा। फौरन अपनी अभी अभी मिली एस ग्रेड तलवार उठाकर एक एक वार में सबको आसानी से ढेर कर दिया और हर वार क्रिटिकल हिट साबित हुआ। यही है मैक्स लुक वैल्यू की असली ताकत। एस ग्रेड आइटम्स मिले, सिल्वर स्लाइम आर्मर गुना 1, सिल्वर स्लाइम गॉन्टलेट्स गुना 1, सिल्वर स्लाइम बूट्स गुना 1। पीछे खड़े दोनों एडवेंचर्स ये देखकर यकीन नहीं कर पाए। ये लक तो सचमुच किसी अजूबे जैसी है। इसी तरह मैं यहाँ लगातार स्लाइम्स का शिकार करता रहा। हर बार सिल्वर स्लाइम नहीं मिलता, पर फिर भी इस दौरान 10 बार ये मौका मिला। इनसे भारी मात्रा में एस ग्रेड इक्विपमेंट मिला। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था। ये एहसास सच में लाजवाब था। इस जिंदगी में इस ताकत के दम पर मैं एक अलग रास्ता चुनूंगा। माँ की बीमारी के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगा और हाँ, अपनी सबसे प्यारी बहन को उसकी असली खुशियां भी दिलाऊंगा। ऊपर वाले की कसम खाता हूँ, इस जिंदगी में मैं तुम दोनों की हिफाजत जरूर करूंगा। अच्छा, रीइंकारनेट होकर लौटने के बाद मैं अभी तक उनसे मिला ही नहीं। जब से अकेला हुआ पूरे 70 साल बीत चुके थे। मुझे घर जाना है, अपने परिवार से मिलना है। परिवार की याद अचानक दिल में उमड़ पड़ी। इस वक्त मेरा दिल बेचैनी से भर गया। कदम अनजाने में ही तेज हो चले। जल्दी ही वो पुराना घर मिल गया। इतने सालों बाद ठीक से याद भी नहीं था दूसरी मंजिल पर कौन सा कमरा था, पर जैसे ही मैंने वो डोर नंबर देखा, बचपन की सारी यादें एक झटके में उमड़ आईं। जो दिल अभी अभी बेचैनी से भरा था, अब उतनी ही घबराहट से भर गया। इस दरवाजे के पीछे मेरा वो परिवार था जिसे दिन रात याद करता रहा। जैसे ही हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने ही वाला था, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक जानी पहचानी सूरज झांकी। भाई, वेलकम होम। बहन को देखते ही मेरा दिल बेकाबू हो गया। बिना सोचे बाहें फैलाकर उसे सीने से लगा लिया। मैं वापस आ गया। इस बार मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं करने दूंगा। जो कुछ भी मेरे लिए कीमती है, अब मैं ही उसकी हिफाजत करूंगा। खुद को संभालने के बाद मैंने आज की सारी बातें अपनी बहन को बताई। मेरी बात सुनकर बहन उत्साह से भर गई। मतलब माँ की बीमारी का इलाज अब मुमकिन है? हाँ, मॉन्स्टर्स मारकर मिले इक्विपमेंट के दम पर अब पैसों की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन मैंने कुछ रेयर इक्विपमेंट बेचकर भारी रकम कमाई। फिर उस पैसे से ऑक्शन में एक हाई ग्रेड हीलिंग पोशन खरीदी। इसके बाद बहन को लेकर अस्पताल पहुंचा माँ से मिलने। माँ, हम आपसे मिलने आए हैं। माँ हमें देखकर बहुत खुश हुई। माँ, ये आपके लिए एक तोहफा है। निशिमी के प्यार के लिए शुक्रिया। अगली बार तोहफा मत लाना। ये सुनकर बहन को अचानक कुछ याद आया। मैंने पहले टीवी पर देखा था, दुनिया के नंबर 1 एडवेंचरर को एक खास आइटम मिला था। एक ऐसी पोटियन जो मरने के करीब पहुंचे इंसान को दोबारा जिंदा कर सकती है। ये पोशन आमतौर पर 50वीं मंजिल के आसपास मिलती है और इसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा स्पेशल आइटम है जिसे सिर्फ उसका मालिक ही इस्तेमाल कर सकता है। ये ऑनर सिर्फ किसी ताकतवर मॉन्स्टर को हराने से ही मिल सकता है। पैसों से नहीं मिल सकती, तो सिर्फ खुद हासिल करनी होगी। भाई, क्या तुम 50वीं मंजिल तक पहुंच सकते हो? ये नामुमकिन है। आमतौर पर तो 50वीं मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कोई भी मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। ये सुनकर बहन बुरी तरह निराश हो गई। तो फिर क्या करें? बेशक ये सिर्फ आम सिचुएशन में है। मुझे जो ताकत मिली है वो सिर्फ लक नहीं, बल्कि पिछली जिंदगी में पूरी उम्र में सीखा हुआ ज्ञान भी है। मुझे एक अपवाद पता है। 20वीं मंजिल का बॉस एंशिएंट गार्गोइल, सिर्फ उसे हराने से ही उस रेयर मैजिक पोटियन के मिलने के कुछ चांस है। हालांकि ड्रॉप रेट बेहद कम है। पिछली जिंदगी में इस पोटियन को पाने वाले एडवेंचर्स गिनती के थे, पर मेरे पास तो मैक्स लुक वैल्यू है। चाहे चांस कितना भी कम हो, आसानी से मिल जाएगी। सुना है 3 डॉग हेड्स निकालने पर मैक्स लुक मिलती है। जल्दी आजमाना है। मुझे एक ऐसी बीमारी लगी है जो कभी ताकतवर नहीं बनने देती। मैं चाहे जितना भी लेवल अप करूं, मेरे बेस एट्रीब्यूट्स कभी नहीं बदलते। हमेशा शुरुआती अवस्था में ही अटके रहते हैं। खुशकिस्मती से मुझे मैक्स लुक मिल गई है। कोई भी मॉन्स्टर मारूं, हाई लेवल इक्विपमेंट मिल ही जाता है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर, लेवल अप भले एट्रीब्यूट्स ना बढ़ाए, पर नई स्किल सीखने में मदद जरूर करता है। स्किल ग्रैंड लेयर्ड स्ट्राइक। 30% चांस से वॉरियर 3 गुना क्रिटिकल डैमेज वाला अटैक कर सकता है। आज मेरा डंजन अटैक करने का दिन था, पर मैंने सिर्फ 2 एस ग्रेड इक्विपमेंट पहन रखे थे। सिल्वर स्लाइम ग्रेट स्वॉर्ड। विशेषता, बेहद जबरदस्त अटैक पावर। चूंकि सिल्वर स्लाइम भागने की फिरात रखता है, अटैक पावर ऊंची होते हुए भी 30% चांस है वॉर पूरी तरह मिस हो जाए। सिल्वर स्लाइम आर्मर 1/3 चांस से डैमेज आधा कर सकती है। बाकी
बाकी भारी आर्मर मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मेरे बेस एट्रीब्यूट्स इतने कम हैं कि उन्हें पहनने की न्यूनतम शर्त भी पूरी नहीं होती। आज मुझे टोक्यो डंजन की 5वीं मंजिल पर जाना था। टूटा हुआ जंगल, वहां के मॉन्स्टर्स को हराकर मिरेकल फ्रूट पाने का मौका मिल सकता था। बहन के हाथों से लंच बॉक्स लेकर मैं निकल पड़ा। भाई जरूर ताकतवर बनकर लौटेगा। सीन बदलकर मैं 5वीं मंजिल के जंगल में पहुंच गया। ये मुख्य रूप से प्लांट टाइप मॉन्स्टर्स वाला स्टेज था। चारों तरफ का माहौल इतना उलझा हुआ था कि इंसान आसानी से रास्ता भटक जाए। अच्छा हुआ ये डंजन की सिर्फ लो फ्लोर थी। अनगिनत एडवेंचरर्स पहले ही इसे सक्सेसफुली क्लियर कर चुके थे, इसलिए मुझे यहाँ का डिटेल्ड मैप आसानी से मिल गया। बस मैप के इशारों पर चलते रहूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी ही मैं अपने पहले टारगेट ट्री एंट नेस्टिंग ग्राउंड पर पहुंच गया। तथाकथित ट्री एंट्स असल में एक तरह के मिमिक मॉन्स्टर्स होते हैं जो छुपकर शिकार पर वार करते हैं। आम आंखों से इन्हें साधारण पेड़ों से अलग पहचानना मुश्किल है, पर इनकी नकल भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। ध्यान से देखो तो पता चलता है इनके पत्तों में नसें नहीं होती और जड़ों के उगने की दिशा भी अजीब होती है। अगले ही पल एक पत्थर लगते ही वो पेड़ अचानक हिलने लगा। एक जोड़ी खूनी लाल आंखें बुरी तरह मुझे घूरने लगी। मैंने फौरन अपनी बड़ी तलवार उठाई, ट्री एंट की तरफ एक वार किया। ट्री एंट की अटैक पावर वैसे कम ही होती है, बस चुपके से वार से बचना जरूरी था तो जीतना आसान था। बधाई हो, एडवेंचरर को एक मिरेकल फ्रूट मिला। फौरन इसे उठाकर एक कौर काट लिया। स्वाद बुरा नहीं था, काफी अच्छा, पर स्वाद से ज्यादा जरूरी बात यह थी कि मेरी स्ट्रेंथ में एक पॉइंट का इजाफा हुआ। बेशक सुपर रेयर मिरेकल फ्रूट से रैंडमली एक एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ता है। इस तरह आखिरकार मुझे ताकतवर बनने का एक रास्ता मिल गया। इसके बाद के वक्त में मैक्स लुक वैल्यू के दम पर लगातार ट्री एंट्स मारता रहा। इस तरह भारी मात्रा में मिरेकल फ्रूट्स हासिल कर लिए। बीच में आराम करते वक्त बहन का दिया लंच बॉक्स भी खा लिया। पूरे दिन की मेहनत के बाद मेरे सारे एट्रीब्यूट्स आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गए। आखिरकार इस लेवल के हिसाब से एक औसत वॉरियर जितनी ताकत मिल गई। जैसे ही मैं वापस घर लौटने की सोच रहा था, दो काली परछाइयां मेरे पीछे से चमक कर गुजरी। अकेले शिकार करना कोई अच्छी आदत नहीं, चल तुझे नए लोगों के लिए मैनर सिखाते हैं। देखा, एक लंबा और एक छोटा, दो घिनौने आदमी। सोचता है अकेले हम दोनों को हरा लेगा। इतना कहकर वो लंबा आदमी तलवार तान कर झपटा। मैं इस वक्त पीछे हटने के बजाय उल्टा उसकी तरफ झपट पड़ा। फिर उसके ठीक करीब पहुंचते ही ऊंची छलांग लगा दी। स्किल ग्रैंड लेयर्ड स्ट्राइक। मेरे मुंह से ये स्किल नेम सुनकर वो लंबा आदमी हंस पड़ा। साफ पता चलता है नौसिखिया है। ग्रैंड लेयर्ड स्ट्राइक, इस स्किल के सिर्फ 30% चांस ही हिट होती है। ये घटिया स्किल मुझ पर काम कैसे करेगी? ये देख, मेरी मस्ट हिट स्किल काइट स्ट्राइक। मैक्स लक वर्सेस मस्ट हिट स्किल। अंदाजा लगाओ किसकी जीत होगी। किसी को क्या पता था कि मैंने सिर्फ एक बेतरतीब मैजिक स्टाफ इस्तेमाल की और उसी से नामुमकिन सा दिखने वाला अल्टीमेट मैजिक एक्टिवेट हो गया। एक विशाल आग का गोला नुमा चट्टान सीधा पूरे जंगल को तबाह कर गई। आखिर में सिर्फ एक जला हुआ बड़ा गड्ढा और वो बेहाल मोटा आदमी बच गया। ठीक अभी अभी जब मैं बाहर मॉन्स्टर्स मार रहा था, अचानक दो वॉन्डरर से टकरा गया। दोनों तरफ से बिना बात बढ़ाए सीधे लड़ाई शुरू हो गई। पर सोचा नहीं था उस आदमी की मस्ट हिट स्किल मेरे कपड़े तक नहीं छू पाई। नुकसान की तो बात ही छोड़ो, जब वो लंबा आदमी अभी भी शक में था कि ये हुआ कैसे, मेरी सिर्फ 30% हिट रेट वाली स्किल ने एकदम परफेक्ट असर दिखाया। सीधा उसे पीछे के पैर पर दे मारा। इतनी भयानक ताकत से वो तुरंत बेहोश हो गया। मोटा आदमी यकीन न करते हुए ये नजारा देखता रहा। ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ 30% हिट रेट, फिर भी पहले ही वॉर में हिट हो गई। ये लक तो हद से ज्यादा अच्छी है। बिना कोई मेहनत लगाए एक ओपोनेंट निपटा देख, मेरे दिल का तनाव पल भर में गायब हो गया। पूरा बदन हल्का महसूस हुआ। सच में बहुत बढ़िया हुआ। सारी स्किल्स परफेक्टली हिट हुई। सामने वाले ने जो इस्तेमाल की थी वो काइट स्ट्राइक थी। इसे सीखने के लिए लेवल 25 चाहिए होता है। मतलब इस आदमी का लेवल मुझसे कहीं ज्यादा ऊंचा था। और काइट स्ट्राइक एक मस्ट हिट स्किल भी है, इसे टाला ही नहीं जा सकता। बदले में इसकी अटैक पावर भी 3 गुना कम हो जाती है। वहीं मेरे कपड़ों को मिली सिल्वर स्लाइन क्लोक की वजह से 1/3 चांस से डैमेज आधा हो जाता है। आखिरकार इसकी ताकत मुझ पर कोई असली नुकसान नहीं पहुंचा पाई। अपने साथी को एक ही वार में गिरता देख मोटे आदमी का हौसला टूटने लगा। अगर तू एडवेंचरर एसोसिएशन के सामने खुद सरेंडर कर दे तो शायद मैं तुझे माफ भी कर दूं। खुद को कमतर आका जाता देख मोटा आदमी भड़क उठा। मैं एक मेज हूं, वॉरियर के खिलाफ ये दूरी बिल्कुल सही है। फायदा मेरे पास है, समझा? मैंने बेपरवाही से अपनी तलवार वापस रख ली। बोला, सही बात है, इस दूरी से तो मैं तेरे करीब पहुंचूं उससे पहले ही तेरा मैजिक मुझे लग जाएगा। समझ गया तो अच्छी बात है। अक्ल है तो चुपचाप सरेंडर कर दे, वरना। तभी मैंने अपना हाथ सिस्टम बैकपैक में डाला, अंदर से एक मैजिक स्टाफ निकाली। सरेंडर करना नामुमकिन है। मेरे हाथ में मैजिक स्टाफ देखकर मोटा आदमी हंस पड़ा। पता भी है ये क्या है, पर मैंने उसकी बात इग्नोर करते हुए सीधा वो स्टाफ घुमा दी। इस स्टाफ का नाम था रैंडम केओस स्टाफ। यही उन ट्रिएंट से ड्रॉप हुआ एक एस ग्रेड वेपन था। ये आदमी असल में नौसिखिया ही निकला, कुछ पता नहीं इसे। भले ही रैंडम केओस स्टाफ एक रेयर आइटम मानी जाती
जाती हो, पर असल में ये एक कबाड़ चीज है। इसका मैजिक पूरी तरह रैंडमली एक्टिवेट होता है। स्टेबिलिटी बेहद कमजोर। किसी ने खास तौर पर हिसाब लगाया था, करीब 40% चांस है ये फेल हो जाए, 30% चांस बिगनर लेवल मैजिक एक्टिवेट करे, 20% चांस कोई बफ इफेक्ट दे, सिर्फ 9% चांस से अल्टीमेट मैजिक एक्टिवेट हो और सिर्फ 1% चांस से हाई लेवल मैजिक। पर ठीक इसी वक्त मैंने रैंडम केओस स्टाफ एक्टिवेट कर दी। मैजिक रैंडमली सिलेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो फिर बिना रहम के मैं अभी जो एक्टिवेट कर रहा हूँ वो असल में अल्टीमेट मैजिक ही है। चाहे तेरी लक कितनी भी ऊंची हो, 9% वाली अल्टीमेट मैजिक निकाल भी ले, फिर भी मेरे मैजिक इक्विपमेंट की वजह से मेरा मैजिक और भी ताकतवर हो जाएगा। यानी एक मैच होते हुए मैं हार ही नहीं सकता। तेरा नौसिखिया वाला गुड लुक यही खत्म होता है। इतना कहकर उसने अल्टीमेट फायरबॉल चला दी। एक विशाल आग का गोला मेरी तरफ छूट पड़ा, पर इस वक्त मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा मैजिक भी तैयार हो चुका था। देखा, रैंडम केओस स्टाफ के इर्द गिर्द तरह तरह की एनर्जीज घूमने लगी। आखिरकार जो चुना गया वो निकला फायर टाइप मैजिक ही। अगले ही पल मेरे सिर के ऊपर एक विशाल आग का गोला नुमा चट्टान प्रकट हो गई। क्या यही है मेरा मैजिक? जा फायर बोल्डर! मेरे हाथ नीचे गिरते ही वो भयानक फायर बोल्डर सीधा उसकी तरफ छूट पड़ी। अल्टीमेट फायरबॉल उस विशाल आग के सामने पल भर में निगल ली गई। मोटा आदमी इस वक्त पूरी तरह डर चुका था। छोटा मोटू बस बेबसी से देखता रह जाता है जैसे वो विशाल फायरबॉल उसकी तरफ उड़ता चला आ रहा था और वो भागने की ताकत तक खो चुका था। ये जरूर कोई भ्रम होगा। इस दुनिया में भला इतना खुशकिस्मत इंसान कैसे हो सकता है? एक दर्दनाक चीख आसमान को चीर देती है और पूरा जंगल एक भयानक धमाके में समा जाता है। आग और शॉकवेव चारों तरफ फैल जाते हैं। धुआं छटने के बाद बस एक जला हुआ विशाल गड्ढा रह जाता है और उस गड्ढे के बीचों बीच वो बुरी तरह जला हुआ छोटा मोटू। इस बार ओवरलोड होकर स्पेल डालने की वजह से वो घटिया सा स्टाफ भी टूट गया था। फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं उसे कचरे की तरह वहीं जमीन पर फेंक देता हूँ। माफ करना, मैं तो ठहरा सुपर लकी इंसान। मुझे लगा था ब्रॉन्ज से सिल्वर रैंक एडवेंचरर बनने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी बस 2 ड्रिफ्टर्स पकड़ते ही मैं किस्मत से सिल्वर रैंक एडवेंचरर बन जाऊंगा। पर इसी वजह से अब मुझ पर एक रहस्यमयी इंसान की नजर पड़ चुकी थी। अभी अभी अपने फुल लेवल लक स्टैट का फायदा उठाते हुए मैंने दोनों ड्रिफ्टर्स को हरा दिया था। साथ ही कुछ बेलों से उन्हें कस कर बांध दिया, फिर उन्हें घसीटते हुए तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा। चूंकि ये डंजन किसी पारंपरिक आरपीजी गेम जैसा था, बेहोश हुए प्लेयर्स खुद ब खुद प्लेयर का पीछा करते चलते हैं, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में मुझे रत्ती भर भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। जमीन पर पहुंचते ही मैंने फौरन अंकल हैड को फोन घुमाया, फिर उन दोनों को ले जाया गया। अब शायद इस जिंदगी में वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। फिर सीन बदलता है। मैं एडवेंचरर्स गिल्ड हॉल में पहुंचता हूं। काउंटर पर बैठी लड़की को पहले से ही खबर मिल चुकी थी। बधाई हो, तुम्हारे शानदार प्रदर्शन की वजह से तुम सफलतापूर्वक सिल्वर रैंक एडवेंचरर में प्रमोट हो गए हो, कहते हुए वो सिल्वर रैंक का टोकन निकालती है। मुझे इस बात से हैरानी होती है क्योंकि सिल्वर रैंक एडवेंचरर बनना आमतौर पर आसान नहीं होता। सामान्य हालात में इसमें 3 साल से ज्यादा वक्त लग जाता है और कई डेजिग्नेटेड मिशंस पूरे करने जरूरी होते हैं। मतलब गिल्ड के लिए एक ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन भी चाहिए होता है। शक न करो, ये ऊपर से लिया गया फैसला है। तुमने जो 2 ड्रिफ्टर्स पकड़े, असल में वो रेड सर्कल गैंग के सदस्य थे। रेड सर्कल गैंग बदनाम गुंडों का एक गिरोह है, इसीलिए इस बार तुम्हें ढेर सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। वैसे तुम सच में शानदार हो। साफ तौर पर अभी सिर्फ एक ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर हो, फिर भी सिल्वर रैंक जितनी ताकत वाले 2 गुंडों को हरा दिया। फिर भी मेरी नजर में वो दोनों थोड़े कमजोर लगे थे, शायद इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा लकी हूँ। कहते हुए मैं वो सिल्वर रैंक टोकन उठा लेता हूँ। आप बहुत विनम्र हैं। अब आप एक सिल्वर रैंक एडवेंचरर हैं। आप और ऊंची फ्लोर्स की तरफ जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, एडवेंचरर्स जितनी फ्लोर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं उसकी एक सीमा होती है। ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर्स सिर्फ 10वीं फ्लोर तक जा सकते हैं, जबकि सिल्वर रैंक 30वीं फ्लोर तक उतर सकते हैं और आखिर में गोल्ड रैंक पर कोई सीमा ही नहीं होती। अब आखिरकार मैं 20वीं फ्लोर जा सकता था। वहां मुझे जो चाहिए था वो था। मेरी बात सुनते ही काउंटर वाली लड़की चेतावनी देती है, 20वीं फ्लोर अटेम्प्ट करना आसान नहीं है। कम से कम अकेले जाने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दी जाती। शुक्रिया चेतावनी के लिए, पर मेरे पास वहां जाने की मजबूरी है। फिक्र मत करो, मैं जानबूझकर मरने नहीं जा रहा। इतना कहकर मैं पलटकर वहां से निकल जाता हूँ। मेरे अंदाजे से कहीं जल्दी ये सब हो गया। इसका सारा श्रेय उन 2 ड्रिफ्टर्स को जाता है। और ठीक इसी वक्त बगल में खड़े एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अचानक मुझे रोक लिया। क्या तुम ही वो एडवेंचरर हो जिसने उन 2 बदमाशों को हराया? कहते हुए उसकी छड़ी दीवार पर लगे वांटेड पोस्टर की तरफ इशारा करती है। उसमें 2 चेहरे वही थे जिन्हें मैंने अभी अभी पकड़ा था। मेरी हामी पाते ही बुजुर्ग मेरा हाथ थामकर बेहद भावुक हो जाता है। सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरा बेटा उन्हीं के हाथों मारा गया था। तुमने मेरी तरफ से बदला ले लिया। चाहे तुमने जिस भी वजह से उन्हें पकड़ा हो, मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब मैं आखिरकार अपने बेटे की कब्र पर जाकर उसे ये खुशखबरी
सुना सकता हूँ। इतना कहकर वो पलटकर एडवेंचरर्स हॉल से बाहर निकल जाता है। पिछले जन्म में कभी किसी अजनबी ने मेरा शुक्रिया नहीं अदा किया था। मुझे यकीन नहीं था यह एहसास इतना अच्छा लगेगा। मैं लगभग भूल ही गया था। अगर पिछले जन्म वाली घटनाएं इसी तरह चलती रहीं तो आखिरकार दुनिया विनाश की तरफ बढ़ जाएगी। भले मैं भी इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ, पर अकेले मेरी ताकत से ये कैसे मुमकिन होगा। मैं तुझे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे विरोध करने का जरा भी मौका नहीं दूंगा। चूंकि तूने एक बनाम दो में भी जीत हासिल की तो जाहिर है तेरी ताकत कमजोर नहीं होगी। बेशक किसी एक इंसान से निपटने के तरीके तो ढेरों हैं। मेरे निशाने पर आ जाना ही तेरी बदकिस्मती है। किसे पता था देखने में सादा सा, दिमाग से कमजोर लगने वाला गंजा आदमी असल में इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर प्रोटैगनिस्ट को घेरने की तरकीब जानता था। ताकतवर बनने के लिए मैं डंजन की 15वीं फ्लोर पर पहुंचा। लोनली डेथ पीक। यहाँ का रास्ता बेहद उलझा हुआ था। चारों तरफ बीहर पहाड़ी चट्टाने ही चट्टाने थी। इस भूभाग को देखते हुए यहाँ टीम के तौर पर काम करना बेहद मुश्किल लगता था। आने से पहले मैंने स्ट्रैटेजी गाइड पढ़ी थी। कहा जाता है यहाँ की भारी छुपाव क्षमता की वजह से ये जगह आखिरकार अपराधियों का अड्डा बन गई थी और मुझे यही बात पसंद आई। ये जगह मेरे जैसे अकेले काम करने वाले एडवेंचरर के लिए एकदम सही थी। 20वीं फ्लोर को चैलेंज करने के लिए मुझे अपनी ताकत और बढ़ानी थी। भले लेवल अप करने से बेस एट्रीब्यूट्स ना बढ़ें, फिर भी मैं हायर लेवल स्किल्स सीख सकता था। मैं पहले सिल्वर स्लाइम्स मारकर तेजी से एक्सपीरियंस पाने की सोच रहा था, पर इतना ज्यादा शिकार करने की वजह से आगे चलकर मुझे एक भी नहीं मिला। लगता है फुल लेवल लक भी हर चीज का हल नहीं। खैर, अब बस हायर लेवल मॉन्स्टर्स मारकर तेजी से लेवल अप करना ही रास्ता बचा था। जैसे जैसे मैं यहाँ अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स को लगातार हराता गया, मुझे न सिर्फ ढेर सारा एक्सपीरियंस मिला, बल्कि किस्मत से कई एस रैंक इक्विपमेंट आइटम्स भी ड्रॉप हुए। और पता नहीं कब किसी कोने में जहां मेरा ध्यान नहीं था, अचानक एक आदमी और आ पहुंचा। हाथों में सिल्वर स्लाइम का विशाल स्वॉर्ड थामे, बदन पर कोई और आर्मर नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यही था टाकाहाशी युकितो, जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुझ में इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में घुसने की? तू मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा, पर अभी बाहर निकलकर उससे सीधा भिड़ना मेरा स्टाइल नहीं था। मुझे उसके सतर्क रहने की परवाह छोड़ने का इंतजार करना था। फिर मैं अचानक 2 घूंसे जड़कर उसे मदद कर सकता हूँ। ऐसे ही वो गंजा आदमी अंधेरा होने तक मेरा पीछा करता रहा, पर आखिर में उसे वार करने का कोई मौका नहीं मिला। नहीं, मुझे कोई तरकीब सोचनी ही होगी। मुझे एक अच्छा आइडिया सूझता है। असल में उस कमीने से निपटने के लिए मुझे खुद हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं। ये मेरा इलाका है, आसपास की हर चीज की मुझे पूरी जानकारी है। मुझे बस थोड़ा फायदा उठाना है और मैं आसानी से उसे पैरों तले रौंद सकता हूँ। जैसे नेचुरल वर्ल्ड में होता है, मॉन्स्टर्स का भी अपना इकोसिस्टम होता है। मुझे बस इसी बात का फायदा उठाना था। सबसे पहले यहाँ के प्रेडेटर्स कम करने होंगे, फिर भरपूर भोजन उपलब्ध कराना होगा। अगर इन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को पर्याप्त भोजन मिल जाए तो वो कम वक्त में तेजी से प्रजनन कर सकते हैं। बिना किसी नेचुरल एनिमी के उनकी तादाद एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली थी। ऐसे ही गंजा आदमी चुपके से कई दिनों तक ये सारी योजना बुनता रहा। अब वक्त था जीत का फल चखने का। बदकिस्मत एडवेंचरर्स, माफ करना, तुम सब इस मॉन्स्टर आर्मी में फंसने वाले हो। बहुत जल्द गंजा आदमी एक बोरी इंसेक्ट रिपेलेंट पाउडर लिए एक क्लिफ के किनारे पहुंच जाता है। इस वक्त नीचे बेशुमार इंसेक्ट मॉन्स्टर्स ठसाठस भरे थे। लगता है योजना बेहद सफलतापूर्वक चल रही थी। आगे अब चलो आखिरी स्टेज शुरू करते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट पाउडर की गंध पाते ही सारे इंसेक्ट्स अचानक बेकाबू होने लगते हैं। अगले ही पल बेशुमार इंसेक्ट्स घाटी से बाहर उड़ने लगते हैं। आओ उस कमीने को पूरी तरह निगल जाओ। और इसी वक्त मैं आसपास के मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था, तभी दूर से एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज लगातार तेज होती जाती है। जब मैंने ऊपर देखा, मैं सामने के दृश्य से तुरंत सहम गया। सिर के ऊपर अचानक काले धुएं का एक बादल उभरता है। पलक झपकते ही पूरा आसमान ढक जाता है। गौर से देखने पर पता चलता है वो कोई काला धुआं नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा इंसेक्ट मॉन्स्टर्स का समुद्र था। ये तादाद ऐसी नहीं थी जिससे मैं अकेला निपट सकूं, इसलिए मैंने फौरन अपना हथियार समेटा और तेजी से दूसरी दिशा में भाग निकला। इस ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए मुझे बाकी एडवेंचरर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। पर इस फ्लोर का एडवेंचरर्स का गढ़ कहाँ है? मुझे पिछले जन्म में इस फ्लोर के बारे में सुनी कुछ बातें याद आती हैं। सुना था ट्रायंगल माउंटेन बेस बनने के बाद लोनली डेथ पीक को अटेम्प्ट करना बेहद आसान हो गया था और ये बेस रेड अर्थ केव में स्थित था। पर यहाँ आने से पहले मैंने खास तौर पर मैप देखा था, उस पर ट्रायंगल माउंटेन बेस का कोई निशान ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं। पर मैं चाहे जितना पुकारूं कोई जवाब नहीं मिलता। पास आते मॉन्स्टर ग्रुप को देखते हुए मैं सीधा अपना विशाल स्वॉर्ड उठाकर सामने की चट्टान पर पागलों की तरह वार करता हूँ। बहुत जल्द सामने की चट्टान चकनाचूर हो जाती है, पर अंदर का नजारा देखकर मैं खुद भी हैरान रह जाता हूँ। ये आखिर हो क्या रहा है? सामने दर्जनों एडवेंचर्स जमीन पर कसकर बंधे पड़े थे। उनका सारा इक्विपमेंट भी
उतार लिया गया था। जमीन पर पड़े इतने सारे लोगों को देखकर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर है हाथ में तलवार उठाकर सबकी तरफ एक वार करना। तभी एक चमकती हुई स्वॉर्ड की रोशनी चमकती है और उनकी सारी रस्सियां एक झटके में कट जाती हैं। अचानक उभरी उस टिड्डी आर्मी से निपटने के लिए मैं मदद मांगने ट्रायंगल माउंटेन बेस आया था, पर उम्मीद नहीं थी यहाँ ये सब देखने को मिलेगा। भले मुझे पता नहीं था यहाँ आखिर हुआ क्या था, फिर भी मैंने फौरन उन्हें बंधनों से आजाद किया। फिर पूछा, तो आप लोगों के साथ ये सब क्या हुआ? कोई मुझे बता सकता है? ये ड्रिफ्टर्स थे। हम शिकार करते वक्त उनके हमले का शिकार हो गए। हमें इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि शायद वो हमें बेचने की सोच रहे थे। यानी ये जगह असल में ड्रिफ्टर्स का क्रिमिनल अड्डा थी और एडवेंचर्स का सप्लाई स्टेशन बनना तो भविष्य में होने वाली बात थी। अगर मूल इतिहास के मुताबिक चलता तो जल्द ही एसोसिएशन इसे खोज लेता और इन एडवेंचरर्स को बचा लेता। उसके बाद ही इसे एडवेंचरर सप्लाई स्टेशन में बदला जाता। पर अब मैं एक कदम पहले पहुंच चुका था। पिछले जन्म में मुझे इन खबरों में खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। उस वक्त मैंने पूरे 70 साल पहली फ्लोर पर ही गंवा दिए थे, बस स्लाइम्स का शिकार करते हुए। ये सोचकर मुझे खुद पर हंसी आती है। भले अभी हालात मेरे पहले के सोचे हुए से अलग थे, फिर भी अब बस इन सब के साथ मिलकर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सोचते हुए मैं सबको जोर से पुकारता हूँ, माफ करना, कृपया सब मेरी बात सुनो। फिर गुफा के बाहर आसमान की तरफ इशारा करके कहता हूँ, अभी टिड्डियों की एक विशाल डेथ आर्मी हम पर धावा बोल रही है। हमें एकजुट होकर उनसे निपटना होगा। गुफा के बाहर पहले से ही ढेरों डेथ लोकस्ट्स जमा हो चुके थे। हर एक बेकाबू हालत में था, कभी भी अंदर हमला कर सकता था। ये देखकर सब लोग यकीन नहीं कर पाते। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ इतनी सारी लोकस्ट्स नहीं होनी चाहिए थी। अब क्या करें? क्या हम यहीं मरने के लिए बने थे? तभी मैं फौरन आगे आकर कहता हूँ, जैसा सबको दिख रहा है हमारे पास वक्त नहीं है। अगर तुम बचना चाहते हो तो कृपया एकजुट होकर मेरा साथ दो। सबकी ताकत मिलाकर हम जरूर इस मुसीबत से पार पा सकते हैं। पर भीड़ में से कुछ लोग बीच में बोल पड़े, बस हम जितने लोगों के दम पर तुम्हें लगता है ये मुमकिन है, इससे बेहतर तो अलग अलग भागना है। शायद कुछ लोग बच जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सारे इक्विपमेंट वेपन्स ड्रिफ्टर्स ने छीन लिए हैं। इस हालत में तो हम बाहर की लोकस्ट आर्मी से लड़ भी नहीं पाएंगे। इक्विपमेंट की बात है तो किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। कहते हुए मैं अपना सिस्टम बैकपैक खोलता हूँ। जैसे ही मैंने आइटम स्लॉट्स पर उंगली फेरी, ढेर सारा हाई ग्रेड इक्विपमेंट अचानक खुद ब खुद मेरे सामने प्रकट हो जाता है। इक्विपमेंट मेरे पास बहुत है, तुम सब जो चाहो इस्तेमाल करो। इतने सारे हाई ग्रेड इक्विपमेंट देखकर सबकी आंखें फैल जाती हैं। यकीन नहीं होता, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? पीले बालों वाला आदमी गौर से देखने पर पाता है ये सब इसी फ्लोर से ड्रॉप हुआ इक्विपमेंट है और हर एक रेयर ग्रेड का था। ये इंसान आखिर है कौन? एडवेंचरर रैंकिंग्स में तो कभी इसका नाम नहीं देखा। बहुत जल्द सब लोग अपनी अपनी पसंद का इक्विपमेंट चुन लेते हैं। यकीन नहीं होता मुझे भी ऐसा खुशनसीब दिन मिलेगा। ये इक्विपमेंट तो बेहतरीन है। तभी एक महिला मेज मुझसे पूछती है, क्या हम सच में इन्हें आजादी से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमें बदले में कुछ देना होगा? बिल्कुल, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। यहाँ तक कि मैं ये सारा इक्विपमेंट तुम्हें गिफ्ट भी कर सकता हूँ। बस एक साधारण सी शर्त है, थोड़ी देर बाद वाली लड़ाई में मेरे इशारे पर चलना। बस इतनी सी बात। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तुमने न सिर्फ हमें बचाया बल्कि इतना अच्छा इक्विपमेंट भी दिया। अब तुम ही हमारे लीडर हो। बताओ बाहर के उन कीड़ों से हम कैसे निपटे? मुझे उम्मीद नहीं थी सब इतनी आसानी से साथ देंगे। इस अचानक मिले भरोसे ने अकेले चलते आए मुझे कुछ देर के लिए असहज कर दिया। पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे स्वार्थी ओछे लोग देखे थे। ये प्लान सुनकर सबको कोई आपत्ति नहीं होती। तभी मैं अपनी पीठ से विशाल स्वॉर्ड निकाल कर कहता हूँ, सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। केव डिफेंस ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। कीड़ों अंदर आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। आ गए। एडवेंचरर्स और लोकस्ट आर्मी के बीच आखिरकार टक्कर शुरू हो जाती है। प्लान के मुताबिक जैसे ही कोई लोकस्ट गुफा के मुहाने से अंदर उड़ती, हम फौरन उसे खत्म कर देते। सबकी मिलीजुली मेहनत का फायदा उठाते हुए आगे की पंक्ति में वॉरियर्स मॉन्स्टर्स को रोकते, पीछे खड़े आर्चर्स और मेजेस दूर से हमला करते। इसी तरह हमारे बेहतरीन तालमेल से लोकस्ट आर्मी धीरे धीरे कम होने लगती है। पर हमें यह पता नहीं था कि इस वक्त बाहर की बेशुमार लोकस्ट पहाड़ की चोटी की तरफ उड़ी जा रही थी। अगर कोई वहां होता तो देखता वो पूरी चट्टान को घेरे हुए थी। बीच बीच में पत्थर के टुकड़े गिरते रहते क्योंकि वो खुदाई कर रही थी। और गुफा के अंदर भले लोकस्ट की तादाद भी बहुत थी, फिर भी सबके तालमेल की बदौलत हम किसी तरह टिके हुए थे। पर तभी अचानक छत फट पड़ती है। ढेरों पत्थर के टुकड़े उससे गिरने लगते हैं। ये देखते ही मैं फौरन जोर से चिल्लाता हूँ, सब लोग घबराओ मत, फॉर्मेशन बनाए रखो, धीरे धीरे पीछे हटो। पर जैसे जैसे छत और फटती जाती है, अगले ही पल अनगिनत लोकस्ट वहां से उड़कर बाहर आ जाती हैं। सबसे पास खड़े दो एडवेंचरर्स
डर कर पलट कर भाग निकलते हैं। अचानक गुफा के अंदर एक साथ इतनी सारी लोकस्ट घुस आने से हमारी पहले वाली योजना अब काम नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि हम खुद भी लोकस्ट से पूरी तरह घिर चुके थे। धत तेरी, मुझे उम्मीद नहीं थी हालात ऐसे हो जाएंगे। अब ये अस्थिर खदान कभी भी ढह सकती थी। ऊपर से लोकस्ट की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हम मुट्ठी भर लोग उनसे निपट ही नहीं सकते थे। इतनी मुश्किल से पुनर्जन्म पाकर आया, क्या अब यहीं फंस जाऊंगा? तभी मुझे खदान में छोड़े हुए कुछ बॉम्ब्स नजर आते हैं। ये ड्रिफ्टर्स ने अपने अड्डे को फैलाने के लिए तैयार किए थे। लो क्वालिटी एक्सप्लोसिव मिला, शायद ये काम आ जाए। फिर मैं पीछे खड़े सबसे जोर से चिल्लाता हूँ, सब लोग आसपास बिखरे हुए सारे एक्सप्लोसिव्स उठा लो। फिर सब दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक छोटा ग्रुप आसपास के एक्सप्लोसिव्स इकट्ठा करने लगता है, जबकि लड़ाई में माहिर वाला ग्रुप लोकस को रोके रखने की जिम्मेदारी संभालता है। इसी तरह हम कुछ और घंटे टिके रहे। पूरी गुफा का 1/3 हिस्सा लोकस द्वारा चट कर लिया गया था, और उससे भी बुरी बात, हमारे पीछे एक खड़ी क्लिफ थी। अब हम बिल्कुल कोने में फंस चुके थे। सबकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर कोई तरकीब न सोची तो हम टिक ही नहीं पाएंगे। तभी मैं पीछे की क्लिफ की तरफ एक नजर डालता हूँ। आखिरकार एक फैसला ले लेता हूँ। सब लोग मेरी बात सुनो, अभी अपने पास मौजूद सारे एक्सप्लोसिव्स मुझे दे दो। ये सुनते ही सब बिना जरा भी हिचकिचाए अपने अपने एक्सप्लोसिव्स मेरी तरफ फेंक देते हैं। इस वक्त मेरे बैकपैक में पहले से ही ढेर सारा एक्सप्लोसिव जमा हो चुका था। मैं फौरन उन्हें निकालकर क्लिफ के किनारे बिखेर देता हूँ। इसी बीच लोकस के चट कर जाने की वजह से गुफा पूरी तरह ढहने ही वाली थी। मैं फौरन सबको भागने का हुक्म देता हूँ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बाकी लोग बिना कोई नाटक किए तेजी से गुफा के बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों नहीं भाग रहे? क्या तुम इन जानवरों के साथ खुद को भी खत्म करना चाहते हो? और क्या तुम भूल गए वॉरियर क्लास एक्सप्लोसिव्स इस्तेमाल नहीं कर सकता? फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। फिर मैं क्लिफ के किनारे जाकर खड़ा हो जाता हूँ और आसपास की सारी डेथ लोकस्ट मेरी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। जिंदगी में कभी कभी जोखिम उठाना ही पड़ता है, और लगता है अभी वही वक्त था। लो क्वालिटी एक्सप्लोसिव गुणा 13, क्या इन्हें बैच में इस्तेमाल करूं? यस का बटन दबाते ही मैं सीधा क्लिफ की तरफ छलांग लगा देता हूं। आओ कीड़ों, अब देखो मेरा असली दम। चेतावनी, मौजूदा प्लेयर के पास एक्सप्लोसिव्स चलाने की कोई कंपैटिबल स्किल नहीं है। इग्नाइट होने की संभावना 50% है। चेतावनी, ये एक्सप्लोसिव लो क्वालिटी है। इग्नाइट होने की संभावना घटकर 25% रह गई है। एक वॉरियर होने के नाते भले मेरा इग्नाइट रेट सच में कम था, पर मेरे पास तो फुल लेवल लक थी। इस्तेमाल सफल। अगले ही पल आसपास के सारे एक्सप्लोसिव्स फट पड़ते हैं। आग की चमक पल भर में झपटती हुई सारी लोकस्ट को निगल जाती है। पूरी क्लिफ धमाके से उड़ जाती है, और बाकी बची लोकस्ट आर्मी भी अभी हुए धमाके से अपना संतुलन खोकर मेरे साथ ही नीचे गिरने लगती है। अब बस एक मजबूरी में मैं अपना विशाल सोर्ड उठाकर पूरी ताकत से चट्टान की दीवार में घोंप देता हूँ। पर हैरानी की बात, पूरा पत्थर सीधा उखड़कर गिर जाता है। इतनी नजदीक जीत को देखकर मुझे बड़ी बेचैनी होती है। बस थोड़ा सा और, तभी एक रस्सी तेजी से लहराते हुए आकर सीधा मेरी बांह में लिपट जाती है। मैं फौरन इस आखिरी सहारे को कसकर पकड़ लेता हूँ। सब मिलकर जोर लगाओ, इसे ऊपर खींचो। उन प्यारे प्यारे एडवेंचर्स को देखकर मुझे अचानक एहसास होता है, साथी होना भी सच में अच्छी बात है। इसी तरह ज्यादातर लोकास्ट्स गिरते हुए मलबे के नीचे दबकर मर जाती हैं। बची खुची कुछ लोकास्ट्स या तो हमारे हाथों मारी जाती हैं या शर्मिंदा होकर भाग निकलती हैं। नीचे चारों तरफ बिखरी लाशों से भरी उस क्लिफ को शाम की सुनहरी रोशनी में देखते हुए मैं मुस्कुरा उठता हूँ। इस बार आखिरकार मेरी बाजी जीत गई। बिना एक भी जान गंवाए पूरी लोकस्ट आर्मी को पूरी तरह खत्म कर देना, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। साथ ही मुझे इस सब का काफी फायदा भी मिला। बेशुमार डेथ लोकस्ट्स को हराने के लिए मुझे बग एक्सटर्मिनेटर टाइटल मिली। इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स पर मेरा डैमेज 20% बढ़ गया। लेवल भी 3 बढ़ गया। एक नई स्किल भी मिली, वॉरियर्स इंस्टिंक्ट आ गया। आखिरकार आ गया वो पल, तकाहाशी युकिटो का अंडरग्राउंड 20वीं फ्लोर की तरफ रवाना होने का वक्त। ये मेरी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था। अगर मुझे वो मेडिसिनल पोशन नहीं मिली तो इस दूसरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस बार चूंकि मैंने कई एडवेंचरर्स को बचाया और लोकस्ट आफत से निपटा, अचानक मैं एडवेंचर्स के बीच एक मशहूर हस्ती बन गया। जहां भी जाता सबकी नजरें मुझ पर टिकी रहती। हर कोई मुझे फ्रेंड बनाना चाहता। यहां तक कि कई टीम्स मुझे साथ मिलकर डंजन अटेम्प्ट करने का इनवाइट भी दे रही थी, पर मैंने सबको विनम्रता से मना कर दिया। माफ करना, मुझे अभी जल्दी है। मैंने सारे इनवाइट्स इसलिए मना किए क्योंकि अगर टीम के साथ ग्राइंडिंग करूं तो लूट रैंडम तरीके से बांटती है। ऐसे में मैं ये गारंटी नहीं दे सकता था कि मुझे एक 100% वो पोशन मिलेगी। ऊपर से बाकी लोगों के मारे गए मॉन्स्टर्स से जो इक्विपमेंट ड्रॉप होता उसका ग्रेड भी बहुत कम होता। इससे बेहतर तो मैं अकेला ही शिकार करूं। मुझे कई दिन हो गए थे घर वापस नहीं गया।
माँ और बहन जरूर चिंतित होंगी। फिर सीन बदलता है, मैं घर लौट आता हूँ। माँ ने मेरे लिए ढेर सारा खाना बनाकर मेरा स्वागत किया था। एक निवाला खाते ही मुझे लगता है कितना जाना पहचाना स्वाद है ये। दिल करता है हम तीनों, माँ, बहन और मैं, हमेशा ऐसे ही साथ रहें। तभी बहन अचानक बोल पड़ती है, वैसे भैया, क्या सच में तुम अंडरग्राउंड 20वीं फ्लोर चैलेंज करने वाले हो? जबरदस्ती मत करना। पड़ोसियों से सुना है अंडरग्राउंड 20वीं फ्लोर से आगे सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक सिर्फ 15% से भी कम एडवेंचर्स ने ही 20वीं फ्लोर पार की है। मुश्किल का अंदाजा खुद लगा लो। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने भी तो न्यूज़ देखी होगी ना। अब मैं काफी शक्तिशाली हो चुका हूं। फिर भी कभी अपने आप को जबरदस्ती मत ढकेलना। अगर कोई खतरा दिखे तो फौरन वापस लौट आना। माँ की बीमारी अब काफी बेहतर है। इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, पर मुझे किसी से ज्यादा अच्छे से पता है, अगर मैंने जल्दी वो पोषण नहीं जुटाई तो पिछले जन्म वाली त्रासदी फिर से दोहराई जाएगी। माँ, फिक्र मत करो, मैं सुरक्षित लौटूंगा। भैया, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। एक बार फैसला कर लो तो 10 बैल भी तुम्हें वापस नहीं खींच सकते। हाँ, इस मामले में तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। पिछले जन्म वाली त्रासदी एक सुई की तरह मेरे दिल में चुभती रहती थी। अतीत के साये से आजाद होने के लिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस बार मुझे वो पोषण हर हाल में हासिल करनी थी। फिर सीन बदलता है, मैं एक बेहद अंधेरे अंडरग्राउंड पैलेस में पहुंच जाता हूँ। टोक्यो डंजन, फ्लोर 20, सुपर फिजिकल बैरियर। वक्त बचाने के लिए मैं तेजी से आगे की तरफ भागता हूँ। तभी अचानक सामने 2 ह्यूमनॉइड गोलेम्स प्रकट होते हैं। ये भी इस फ्लोर की खासियत थी। यहाँ आने वाले सारे मॉन्स्टर्स निर्जीव थे, एक तरह की सोललेस किलिंग मशीन्स। पर सामने खड़े इन मॉन्स्टर्स से बिना जरा भी रुके मैं 2 झटकों में उन्हें खत्म कर देता हूँ। तभी ऊपर से एक गारगोइल तेजी से मेरी तरफ ही उड़ता है। मैं अपना विशाल स्वॉर्ड उठाकर उसे एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट देता हूँ। बिना जरा भी रुके आगे भागता जाता हूँ। बहुत जल्द मैं बॉस रूम के दरवाजे तक पहुंच जाता हूँ, पर दरवाजे पर एक विशाल काली परछाई रास्ता रोक लेती है। गौर से देखने पर पता चलता है वो एक शक्तिशाली स्टोन गोलेम गार्डियन था। घुसपैठिए को देखते ही वो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, फिर अपनी मुट्ठी उठाकर मेरी तरफ घुमाता है। मैं अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए बचता भी जाता हूँ और तेजी से उसके पास भी पहुंचता जाता हूँ। फिर पास पहुंचते ही अपना विशाल सोर्ड उठाकर स्टोन गोलम के सीने में लगे कोर पर पूरी ताकत से वार करता हूँ। कोर सीधा टूट जाता है। इसी तरह स्टोन गोलेम अपनी ताकत खोकर गिर पड़ता है और मैं बॉस रूम के दरवाजे तक पहुंच जाता हूँ। ये लड़ाई मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ बनने वाली थी। आज के बाद मैं अपना खूबसूरत भविष्य खुद लिखूंगा। इसी वक्त दूसरी तरफ अपनी परफेक्ट योजना के नाकाम होने से उस आदमी के अंदर बेतहाशा गुस्सा और डर दोनों एक साथ उमड़ पड़ते हैं। अब क्या करूं? ऐसे तो वो मुझे मार डालेंगे। सारी गलती उसी कमीने की है। मैं तुझे जरूर खत्म करूंगा, चाहे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें पता है एक थीफ कितना घटिया हो सकता है। भले उसका लेवल सामने वाले से कहीं ज्यादा हो, फिर भी वो सीधा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पहले तो लोकस्ट आर्मी से खुद के लिए लड़वाया, अब सामने वाले के बॉसेस से भिड़ते वक्त एक रूल लूपहोल का फायदा उठाकर एक और डंजन बॉस समन कर दिया। इतना ही नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सामने वाला जरूर हार जाए, वो चुपके से नजर रखते हुए मौका मिलते ही बीच बीच में सरप्राइज अटैक भी करता रहता। और सबसे हद तो ये कि पकड़े न जाने के लिए थीफ अपने साथ एक खास इनविजिबिलिटी क्लोक भी लाया था। और ठीक उसी वक्त माँ का इलाज कराने के लिए पोषण हासिल करने की चाहत में मैं आखिरकार बॉयस रूम के दरवाजे तक पहुंच चुका था। जैसे ही मैंने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा, मुझे नजर आया एक खाली सा कमरा जिसमें कोई जीवित चीज नहीं थी। बस बीचों बीच जमीन पर एक विशाल मैजिक सर्कल बना हुआ था। पर ठीक जब दरवाजा अपने आप बंद हुआ, बीचों बीच का वो मैजिक सर्कल अचानक जगमगा उठा और उसमें से एक विशाल स्टोन गोलम प्रकट हो गया। फ्लोर 20 का बॉस एनचांटेड गोलम। ये मॉन्स्टर न सिर्फ बाहर से बेहद मजबूत था, बल्कि इसकी अटैक पावर भी बेहद ज्यादा थी। पर बस इतना ही। अपनी रफ्तार के फायदे के दम पर अगर मैं वार से बचता रहूं तो शायद मैं इससे निपट सकूं। यही सोचकर मैं तलवार थामे सीधा बॉस की तरफ झपटता हूं। बॉस मेरी तरफ एक जबरदस्त मुक्का घुमाता है, पर मैं आराम से बच निकलता हूं। फौरन इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं विशाल सोर्ड उठाकर स्टोन गोलम के पैरों पर एक जबरदस्त वार करता हूं। तेज वार से सीधा बॉस के पैर पर एक दरार आ जाती है। यही तो थी मेरी बैटल प्लान। चूंकि स्टोन गोलम का डिफेंस बहुत ज्यादा था, मुझे उसे हिस्से हिस्से में ही तोड़ना था। धीरे धीरे इस तरह कोर तक पहुंचना बस वक्त की बात रह जाती। पर तभी एक अनहोनी हो जाती है। मैं जब पूरी तरह बॉस पे ध्यान लगाए था, तभी एक जाना पहचाना साया चुपके से कमरे का दरवाजा खोल लेता है। ताकाहाशी
युकितो, मैं आ गया। उसके अंदर घुसते ही बीचों बीच का वो मैजिक सर्कल फिर से जगमगा उठता है और एक और एन्चांटेड गोलम समन हो जाता है। मैं हैरानी से इस अभी अभी प्रकट हुए नए बॉस को देखता रह जाता हूँ। ये आखिर हो क्या रहा है? आमतौर पर एक कमरे में दो बॉस एक साथ प्रकट नहीं हो सकते जब तक कोई घुसपैठिया न हो, पर जब मैंने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, मुझे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। दरवाजा अभी भी बंद ही था। इससे मैं और भी उलझन में पड़ जाता हूँ। आमतौर पर बॉस के साथ लड़ाई के दौरान अगर कोई और टीम या इंसान अचानक घुस आए तो डबल बॉस की ये असामान्य स्थिति पैदा होती है, पर ऐसी गलती तो कोई नौसिखिया भी नहीं करता। यहाँ तो फ्लोर 20 की बात हो रही है। जैसे ही मैं सोच रहा था आखिर हो क्या रहा है, तभी एक डैगर तेजी से मेरी तरफ उड़ती है। मुझे फौरन पीछे से आते खतरे का एहसास होता है। मैं तुरंत विशाल सोर्ड उठाकर पलटकर एक वार करता हूँ। टन की आवाज के साथ डैगर हवा में उड़ जाती है। ये डैगर आई कहां से? कहीं ये डबल बॉस कोई हादसा नहीं था? कमबख्त, इस आदमी की प्रतिक्रिया इतनी तेज कैसे है? सही बात ये थी, इस वक्त वो गंजा आदमी चुपके से एक पत्थर के खंभे के पीछे छुपकर मौका देखकर मुझ पर सरप्राइज अटैक करने की फिराक में था। भले तूने इस बार बाल बाल बच लिया, पर मेरा बड़ा फायदा अभी भी बरकरार है। मेरी नजर में ये लड़का बस एक बेवकूफ है। यहाँ आने से पहले मैंने पूरी रिसर्च की थी। एडवेंचरर फोरम पे लिखा था फ्लोर 20 का बॉस अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम 4 लोगों की सिफारिश की जाती है, और तूने अकेले आने की हिम्मत की। यही तो मेरा असली मौका है। मुझे बॉस के हमले की कोई परवाह नहीं करनी, क्योंकि मैं तो उससे कहीं ऊंचे लेवल का थीफ हूँ। बस एक स्टेल्थ स्किल से अपनी उपस्थिति मिटा दो, फिर कोई मुझे नहीं भांप सकता। स्किल कैट्स साइलेंट स्टेप्स। अगले ही पल गंजा आदमी तेजी से लाल बॉस की तरफ झपटता है। जब ताकाहाशी युकितो हरे बॉस से लड़ने में उलझा था, गंजा आदमी लाल बॉस की पीठ पर एक वार करता है, फिर से एक स्किल एक्टिवेट करता है। एस्कॉर्ट। पल भर में वो कोने की परछाई में पहुंच जाता है। इस वक्त लाल बॉस हैरान परेशान हो चुका था। अपना गुस्सा निकालने के लिए कहीं जगह न पाकर वो मुझ पर टूट पड़ता है। न जाने कब वो मेरे पीछे आ पहुंचा था। किसी भी हालात से बचने के लिए मैं अपना खजाना, वो इनविजिबिलिटी क्लॉक भी साथ ले आया था। इनविजिबिलिटी क्लॉक एस रैंक रेयर इक्विपमेंट पकड़े जाने की संभावना बहुत ज्यादा घटा देता है। इससे चाहे ये आदमी मेरी मौजूदगी भांप भी ले, फिर भी मुझे ढूंढना मुमकिन नहीं होगा। अब 3 बनाम 1 है, देखते हैं तू कैसे जीतता है। यही सोचकर वो एक जहर की बोतल निकालकर डैगर पे लगाता है, फिर मेरी तरफ उछाल देता है। बस देखता जा कैसे कदम कदम नर्क की तरफ बढ़ता है। फिर एक स्वॉर्ड की चमक मेरे गाल के पास से गुजर जाती है। टन। पॉइजन जजमेंट फेल। अपनी घातक जहर का कोई असर न होते देख गंजा आदमी बुरी तरह हैरान हो जाता है। इस आदमी ने कहीं जहर रोधी इक्विपमेंट तो नहीं पहन रखा? ये मत सोचना ये यहीं खत्म हो गया, ये तो अभी शुरुआत ही है। फिर वो एक मुट्ठी भर कैल्ट्रोप्स मेरी तरफ बिखेर देता है। फिर आते हैं ये स्पाइकी बॉल्स, जो किसी चीज से छूते ही ढेर सारे कांटे छोड़ते हैं। और फिर ये गंजा आदमी पूरे कमरे में तार बिछा देता है, जिनसे बिजली की चटखटी आवाजें आ रही थीं। और आखिर में ये खास तौर पर तेरे लिए तैयार किया गया पॉइजन गैस कैनिस्टर खोलकर वो उसे कमरे के बीचों बीच फेंक देता है। अब इतने सारे ट्रैप्स के साथ तेरी हरकतें बुरी तरह सीमित हो जाएंगी। आखिरकार इन दोनों बॉस के हाथों तेरा काम तमाम हो जाएगा। आगे मुझे तो बस छत पर छुपकर तमाशा देखना है। पर उसे पता नहीं था, भले मैं बॉस से लड़ रहा था, पर मुझे गंजे आदमी की मौजूदगी पहले ही पता चल चुकी थी। तेरे सारे हथकंडे खत्म हो गए क्या? ये कैसे मुमकिन है? तुझे मैं दिख कैसे रहा हूँ? चुप मत रह यार, कम से कम कुछ तो बोल। कहीं तू मुझ पर सीक्रेटली क्रश तो नहीं रखता स्टॉकर? कहते हुए मैं वो डैगर फेंक देता हूँ। मुझे साफ देख पाने की बात सुनकर गंजा आदमी अब चुप नहीं रहता, फौरन पूछता है, तुझे मेरा पता आखिर कैसे चला? माफ करना, मुझे अभी अभी एक नई स्किल मिली है, वॉरियर्स इंस्टिंक्ट। तूने सुना ही होगा शायद। ये तो काफी मशहूर स्किल है। ये कैसे मुमकिन है? इतने ऊंचे लेवल के थीफ के लिए इस निचले लेवल की स्किल की सक्सेस रेट बेहद कम होती है। क्या हुआ, हकीकत का सामना नहीं कर सकता, या फिर तू डरकर भागना चाहता है? गंजा आदमी मेरी इस बात से अचानक भड़क उठता है। तूने कमीने मुझे पूरी तरह भड़का दिया है, अब देख मेरी असली ताकत। कहते हुए गंजा आदमी अपनी दोनों तलवारें उठाकर मेरी तरफ झपटता है। मैं फौरन अपना विशाल सोर्ड उठाकर वार रोकता हूँ, फिर पूरी ताकत से उसे परे झटक देता हूँ। तू इतना डरपोक स्टॉकर, मैं तो लगभग सोचने लगा था तेरा लेवल मुझसे ज्यादा है। ये स्किल दूसरों की नजर में बस एक बेकार सी स्किल है, पर मेरी नजर में ये किसी डिवाइन स्किल से कम नहीं। यही तो है वॉरियर्स इंस्टिंक्ट, आसपास के खतरे को भांप
भांप लेने वाली स्किल। बाकी लोग इसे बेकार क्यों समझते हैं? इसकी वजह ये है कि इसकी एक्टिवेट होने की सक्सेस रेट बहुत कम होती है। फेल होने की दर तो 99% तक होती है। फिर भी इस लक पर निर्भर स्किल के लिए मेरी फुल लेवल लक के सामने ये लगभग 100% ही होती है। स्किल एक्टिवेट, बड़ी सफलता। अब मैं इस पूरी जगह के हर खतरे को भांप सकता था और असर ये होता है जैसे सामने अचानक एक गोल रडार उभर आया हो जिस पर मौजूद हर डॉट मेरे लिए खतरा दिखाता हो। थीफ होते हुए भी गंजे आदमी को यकीन नहीं होता। उसका इतना परफेक्ट स्टेल्थ इफेक्ट भी सारे एडवेंचरर्स की नजर में बेकार समझी जाने वाली इस स्किल से हार जाए। मुझे परवाह नहीं तुझे मेरे बारे में पता कैसे चला, तेरे इंतजार में बस मौत है। तो चल आजमा लेते हैं, मैं तुझसे नहीं डरता, तू तो बस परछाइयों में छुपने वाला है। फिर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तलवार दागिनों की टकराव की आवाज पूरे कमरे में गूंजती रहती है। दोनों बॉस मानो सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। हाँ, तू एक वॉरियर होकर मुझसे स्पीड में मुकाबला करेगा, अभी बहुत कच्चा है तू, ऊपर से मेरा लेवल भी तुझसे ज्यादा है। सामने वाले के तेज वारों से बचते बचते आखिर मेरी बांह पर एक खून की लकीर उभर आती है। पैरालिसिस जजमेंट, डॉज। मुझे सच में जानना है तेरे पास आखिर कौन सा आइटम है, अभी अभी वाला जहर और अब ये पैरालिसिस टॉक्सिन, दोनों ही क्यों नहीं चले। ठीक इसी वक्त मैं ऊंची छलांग लगाकर बॉस की बाउंसिंग सतह का फायदा उठाकर फौरन उसकी पीठ पीछे पहुंच जाता हूं। फिर विशाल सोड उठाता हूं। स्किल माइटी क्लीव, जबरदस्त ताकत सीधा जमीन पर पड़ती है पर गंजा आदमी आराम से बच निकलता है। पर मेरा वार अभी खत्म नहीं हुआ था। विशाल सोड सीधा उसकी तरफ तान देता हूं। स्किल विंड नीडल स्ट्राइक। इस श्योर हिट स्किल को देखकर गंजा आदमी अचानक हंस पड़ता है। तू सोचता है श्योर हिट स्किल सच में हर बार लगेगी? हास्यास्पद। स्किल बटरफ्लाई डांस। मेरा वार जिस जगह लगा था वो अचानक भ्रम में बदल जाती है, तितली बनकर बिखर जाती है और गंजे आदमी की असली बॉडी पहले ही उसके पीछे टेलीपोर्ट हो चुकी थी। बदन पर एक खरोंच तक नहीं। कमबख्त, सच में बच निकला, सच में नोविस निकला। जब विरोधाभासी स्किल्स टकराती हैं तो श्योर हिट स्किल भी टाली जा सकती है। आखिर सब उस वक्त की स्थिति पर निर्भर करता है। कहते हुए वो दोनों तलवारें उठाकर मुझ पर वार करता है। पल भर में मेरी जांघ पर एक और जख्म उभर आता है। इस वक्त मैं बुरी तरह लाचार हालत में था, लगातार पीछे हटता जा रहा था। हाँ, मुझे नोविस वॉरियर्स का शिकार करना बहुत पसंद है। इसी बीच बॉस अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हम दोनों उसकी नजर में मानो हवा बन चुके थे। इस जगह की भी कोई परवाह नहीं। अगले ही पल एक डेथरे हमारी तरफ छूट जाती है। मैंने बिना पीछे मुड़े ही झुककर उसे टाल दिया, जबकि गंजे आदमी ने और भी आसानी से उसे टाल दिया। यहाँ तक कि उसकी रफ्तार भी जरा नहीं धीमी पड़ी। वो लगातार मुझ पर जबरदस्त हमले करता रहा। इसी तरह चाहे बॉस कैसे भी हमला करे, गंजा आदमी उसे नजरअंदाज करता रहा। उसकी आंखों में बस मुझे मारने का इरादा था। ये बस एक जगह टिके रहने वाली मूव्स वाला बड़ा सा जानवर बिना देखे भी आराम से टाला जा सकता है। तूने भी शायद गिल्ड फोरम से इंफॉर्मेशन खरीदी होगी ना। इस वक्त मैं बहुत बड़े संकट में फंस चुका था। बस डिफेंसिव रहने के अलावा कोई चारा नहीं था और दोनों बॉस वफादार दर्शक बनकर रह गए थे, जैसे शिकायत कर रहे हो। आज तो मेरी इस बॉस की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम लोग जो करना है करो। गंजे आदमी के लगातार दबाव में मैं दीवार के कोने तक धकेला जाता हूँ। अनजाने में उसके एक ट्रैप में पैर रख देता हूँ। अब तो तू लगभग खत्म हो ही चुका है ना। जब से तू अकेला यहाँ घुसा तभी से तेरी मौत तय हो गई थी। स्किल स्कॉर्पियंस डेथ स्ट्राइक। फिर दो काली सोड की रोशनी मेरी तरफ उड़ती है। इतनी भयानक ताकत कि विशाल सोड से रोकने पर भी काम नहीं आती। मैं सीधा पीछे उड़कर पीछे की दीवार में जा धंसता हूँ। हाथ से सोड भी छूटकर गिर जाती है। इस वक्त मैं पूरी तरह निराशा में डूब चुका था। गंजा आदमी मौका देखकर तेजी से मेरी तरफ झपटता है। चल आखिरी वार दे देता हूँ, चुपचाप मर जा। ठीक जब सामने वाले की दोनों तलवारें मुझ पर वार करने ही वाली थीं, मेरे चेहरे पे एक कामयाब मुस्कान फैल जाती है। तू बेवकूफ, बस बहला रहा था तुझे। अगले ही पल गंजा आदमी एक ग्रेविटी बॉल में कैद हो जाता है। चाहे वो कितना भी छटपटाए उससे निकल नहीं पाता। कमबख्त, ये तो ग्रेविटी ट्रैप निकला। आखिर ये कब बिछाया गया? असल में जैसे ही मैंने दूसरे बॉस को प्रकट होते देखा था, मुझे तभी कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। हम जो स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं वो आमतौर पर सामान्य हालात की जानकारी होती है, पर हमें अंदाजा नहीं था कोई बेवकूफ बॉस फाइट में घुस आएगा। डबल बॉस की घटना होते ही पूरे कमरे की बनावट में हल्के बदलाव आ जाते हैं। तू सिर्फ यही मत सोच कि घुसपैठिए की वजह से बस एक और बॉस से जुड़ गया। पूरी डिफिकल्टी एक लेवल ऊपर चली जाती है। तू एक थीफ होकर भी इतना साफ ट्रैप नहीं भांप पाया। मेरा ताना सुनते ही गंजा आदमी गुस्से से भड़क उठता है। तू कमीने वॉरियर। तभी इसी वक्त दोनों बॉस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे कह रहे हो अब तो तू बच नहीं सकता ना। अगले ही पल एक विशाल मुक्का गंजे आदमी पर पड़ता है। इतनी भयानक ताकत कि सीधा उसे पीछे की दीवार में धंसा देती है। फिर वो जमीन पर गिर पड़ता है। होश धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। फिर भी दूसरे बॉस का गुस्सा अभी शांत
शांत नहीं हुआ था। वो गंजे आदमी को उठाकर सिर के ऊपर उठाता है, फिर पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। इसी तरह गंजा आदमी लहूलुहान होकर बेहोश हो जाता है। इस बार भी वॉरियर्स इंस्टिंक्ट की बदौलत ही मुझे उस नए बने ग्रेविटी ट्रैप का पता चल पाया। पागलपन, ये तो पागलपन है। मुझे मारने के लिए वो थीफ अपने बदन पर एक्सप्लोसिव्स बांधकर मेरे साथ ही खुद को भी खत्म करने पर उतारू हो चुका था। अभी अभी मेरी सोची समझी चाल की बदौलत गंजा आदमी उस ग्रेविटी ट्रैप में फंस गया था। आखिर में एक बोएसएस के मुक्के से बेहोश हो गया। फिक्र मत कर, इन दोनों बोएसएस को निपटाने के बाद मैं तुझे बाहर ले जाकर एडवेंचरस गिल्ड को सौंप दूंगा बाउंटी क्लेम करने के लिए। पर मुझे उम्मीद नहीं थी, ठीक जब मैं दोनों बॉस से भिड़ने की तैयारी कर रहा था, गंजा आदमी अचानक फिर से खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहता है, मजाक मत कर, मैं नर्क में जाना पसंद करूंगा पर पकड़ा जाना मंजूर नहीं। इतना कहकर वो एक डरावनी हंसी हंसता है, फिर सिस्टम बैकपैक से ढेर सारे एक्सप्लोजिव्स निकालकर अपने पूरे बदन पे बांध लेता है। ये एक्सप्लोजिव्स उन घटिया वालों जैसे नहीं थे। चुपचाप मेरे साथ चल अपनी मौत की तरफ। मैं उसकी इस हरकत से सहम जाता हूं। तू पागल हो गया है क्या? इतने जोर से फटा तो तेरी जान चली जाएगी। पर इस वक्त गंजा आदमी पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। भले उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, वो मुझे खत्म करके ही रहेगा। क्या एक साथ 100 एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल करने हैं? गंजा आदमी बिना जरा भी हिचकिचाए यस का बटन दबा देता है। चल साथ में नर्क चलते हैं। अगले ही पल कमरे के अंदर एक विशाल आग की लपट फट पड़ती है। मैं फौरन अपना विशाल सोर्ड अपने आगे उठाकर बचाव करता हूं, पर तब तक मेरे पैरों तले जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं। अगले ही पल मैं जहां खड़ा था वो जमीन ढहने लगती है। मैं धीरे धीरे उस अंधेरे में गिरता चला जाता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी आखिर में मैं एक रहस्यमयी जगह पर जा गिरूंगा। होश में आते ही मुझे पता चलता है ये तो एक ऐसा हिडन रूम था जिसे आज तक किसी ने खोजा ही नहीं था। और ठीक उसी वक्त ऊपर से दोनों बीओएस भी नीचे कूद पड़ते हैं। और भी बदकिस्मती ये कि मैं उनके बीचों बीच फंस गया था। जैसे ही मैं आगे की रणनीति सोच रहा था, मुझे खुशी से एहसास होता है कमरे के कोने से सुनहरी रोशनी फूट रही थी। गौर से देखने पे पता चलता है ये तो एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट था। ओह, इसीलिए तो ये दोनों बॉस इतनी तेजी से मेरे पीछे यहां तक पहुंच गए थे। इस हिडन रूम में वो असली चीज थी जिसकी वो रक्षा कर रहे थे। पर अभी सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये कमरा बेहद तंग था। बॉस का इतना विशाल बदन बस वहीं खड़े होकर पूरा रास्ता ही बंद कर देता था। इतनी तंग जगह में बॉस के वार से पूरी तरह बचना लगभग नामुमकिन सा था। सीधा सामना करने पर दोनों बॉस के एक साथ हमले के आगे मेरे जीतने का कोई चांस ही नहीं था। अब बस अपनी किस्मत उस चेस्ट पे दांव पे लगानी थी। यही सोचकर मैं सीधा चेस्ट की तरफ झपटता हूँ। जैसा अंदाजा था, बॉस फौरन मुझ पे हमला बोल देता है। कुछ छलांगों के सहारे मैं बड़ी मुश्किल से उस वार को टाल जाता हूँ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी। पहले गंजे आदमी से मिले जख्मों में अचानक तेज दर्द उठने लगता है। दर्द सहते हुए मैं बॉस के ऊपर से छलांग लगाता हूँ। नीचे ही वो रहस्यमयी गोल्डन ट्रेजर चेस्ट था। ठीक उसी वक्त बॉस पलटकर मेरी तरफ डेथ रे छोड़ता है। जबरदस्त ताकत से सीधा मेरी पीठ पर लगती है। इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद बॉस का एक जोरदार मुक्का भी। इस कॉम्बो के तहत मैं पल भर में उड़कर दूर जा गिरता हूँ। हाथ से विशाल सोर्ड भी छूटकर उड़ जाती है। मैं दर्द से कोने में ढहकर बैठ जाता हूँ। मुंह से लगातार खून बहता जाता है। ठीक जब मुझे थोड़ी राहत महसूस होती है कि कोई घातक चोट नहीं लगी, बॉस अपना विशाल सींग उठाकर मुझ पर पैर से कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखते ही मैं फौरन बगल में बचने की कोशिश करता हूँ, पर इतनी गंभीर चोटों की वजह से मैं इस वार को पूरी तरह टाल नहीं पाता। इस वक्त मेरे दोनों पैर पूरी तरह लहूलुहान हो चुके थे। कोई संवेदना ही नहीं बची थी। फिर भी जिंदा रहने की चाहत मुझे लगातार सहारा दिए जा रही थी। मैं हार नहीं मान सकता, चाहे कितना भी दर्द हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी दोनों टांगें घसीटते हुए जमीन पर मुश्किल से रेंगता हूँ। बस थोड़ा और बचा था, तभी बॉस का विशाल पैर फिर से नीचे गिरता है। अगले ही पल मेरे मुंह से एक दिल दहला देने वाली दर्द भरी चीख निकल पड़ती है। पर यह सब मेरे पिछले जन्म की उन 70 सालों की निराशा के आगे कुछ भी नहीं था। ये दूसरी जिंदगी पाकर मैं यहाँ कैसे गिर सकता हूँ? मुझे सबको ये साबित करना है कि मैं भी ताकतवर बन सकता हूँ। माँ और बहन अभी भी मेरा घर लौटने का इंतजार कर रही हैं। इसी तरह अपनी आखिरी बची इच्छा शक्ति के दम पर मैं आखिरकार उस रहस्यमयी चेस्ट तक पहुंच जाता हूँ। अगले ही पल उसमें से एक सुनहरा आर्मबैंड तैरता हुआ बाहर निकलता है। तभी मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। ठीक जब दोनों बॉयसेस मुझ पर फिर से हमला करने ही वाले थे, मैं फौरन उस सुनहरे आर्मबैंड को पकड़कर अपनी बाह पे पहन लेता हूँ। आगे मुझे दोनों बॉयज के हाथों बुरी तरह लहूलुहान होकर, यहाँ तक कि मेरे दोनों पैर
पैर भी बेकार हो चुके थे, उठ पाना नामुमकिन था। फिर भी अपनी आखिरी हिम्मत के दम पर जिंदगी के आखिरी पल में मैंने उस लेजेंडरी गोल्डन चेस्ट को खोल ही लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी अंदर बस एक चमकता हुआ ब्रेसलेट मिलेगा। इस इक्विपमेंट को देखते ही मुझे खुशी से हैरानी होती है। मैं फौरन इसे अपनी दाहिनी कलाई पे पहन लेता हूँ। इसके साथ मैं इस पूरी लड़ाई का पासा पलट दूंगा। टेलीपोर्ट ब्रेसलेट, कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकने वाला एक अति दुर्लभ मैजिक आइटम, ये अभी मेरे लिए बिल्कुल सही चीज थी। और ठीक उसी वक्त मेरे पीछे बॉयसेस चुपचाप और करीब आ चुका था। फौरन मैं टेलीपोर्ट ब्रेसलेट की स्किल एक्टिवेट करता हूँ। चेतावनी, ये आइटम एक मैजिक आइटम है, वॉरियर क्लास के लिए उपयुक्त नहीं। एक्टिवेट होने की संभावना घट जाती है 50%। चेतावनी, एडवेंचरर की माना इस आइटम को एक्टिवेट करने की शर्त पूरी नहीं करती, सक्सेस रेट और घट जाती है 35%। अंतिम नतीजा, सक्सेस रेट सिर्फ 15% कैलकुलेट हो रहा है। पर ठीक इसी वक्त हरे बॉस का विशाल पैर नीचे गिरने ही वाला था। मैं फौरन अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाता हूं। ब्रेसलेट एक्टिवेट होने से पैदा हुई एनर्जी वेव का इस्तेमाल कर सीधा हरे बॉस को उलटकर जमीन पर पटक देता हूं। इसी बीच ब्रेसलेट की स्किल भी सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो जाती है। टेलीपोर्ट सक्सेसफुल। अगले ही पल मैं सीधा लाल बॉस के सिर के ऊपर पहुंच जाता हूं। अपना विशाल सोर्ड ऊंचा उठाकर लाल बॉस के कोर पर सीधा वार करता हूं। इस बार चाहे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, मुझे वो पोशन वापस ले जानी ही थी। पर तभी अचानक लाल बॉस की आंखों से चमकीली रोशनी फूटती है। एक डेथ रे पल भर में सीधा मेरी तरफ छूट जाती है। शुक्र है मैं वक्त पर बच निकलता हूं। उसकी पीठ पीछे पहुंच जाता हूं। वो डेथ रे सामने की दीवार पर एक गहरी खाई सी छोड़ जाती है। ये पत्थर का मॉन्स्टर सच में बेहद सखत है। अभी अभी वाले धमाके की चोट झेलने के बावजूद इसका डिफेंस अभी भी टूटने का नाम नहीं ले रहा। चूंकि एक वार काफी नहीं, तो चलो कुछ और वार करते हैं। यही सोचकर मैं फिर से टेलीपोर्ट ब्रेसलेट एक्टिवेट करता हूं। टेलीपोर्ट सक्सेसफुल। सिस्टम की सफलता वाली आवाज के साथ मैं सीधा हरे बॉस के कोर के पास पहुंच जाता हूं। इस वक्त वो अभी भी जमीन पे पड़ा था, उठ नहीं पाया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं अपना विशाल सोर्ड उठाकर उसके कोर में घोंप देता हूं। पर मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक जब मैंने वार किया, हरा बॉस अचानक अपना बदन हिला देता है, जिससे मेरा संतुलन बिगड़ जाता है। मैं गिरने ही वाला था। इसी बीच पीछे से लाल बॉस भी पास पहुंच चुका था। अपना विशाल हाथ उठाकर मुझे पकड़ने की कोशिश करता है। टेलीपोर्ट सक्सेसफुल। मैं फिर से उसकी पीठ पीछे टेलीपोर्ट हो जाता हूं। उसकी पीठ पर एक जबरदस्त वार करता हूं। पर यह वार बॉस को घातक चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। गुस्से में भरा बॉसेस फिर से अपनी मुट्ठी मुझ पर घुमाता है। टेलीपोर्ट सक्सेसफुल। मैं एक बार फिर टेलीपोर्ट ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर वहां से गायब हो जाता हूं। और अब फिर तेरी बारी है। मैं सीधा हरे बॉस के कोर के पास लेट जाता हूं। अपना विशाल स्वॉर्ड उसकी दरार में घुसा देता हूं। चाहे कितनी भी बार करना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे लगातार वारों से हरा कोर धीरे धीरे टूटने लगता है। पर हरा बॉस भला चुपचाप वहीं पड़े पड़े मरने का इंतजार क्यों करेगा? वो फिर से मेरी तरफ हमला बोल देता है। टेलीपोर्ट सक्सेसफुल। फिर मैं फिर से लाल बॉस के सामने टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। लगातार उसके कोर पर वार करता जाता हूँ। लाल कोर भी धीरे धीरे फटने लगता है। इसी तरह मैं टेलीपोर्ट ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर दोनों बॉस के बीच बार बार आता जाता रहा। हर टेलीपोर्ट के साथ उनके कोर पर कई वार करता गया। अब तक इस लेजेंडरी रेयर इक्विपमेंट को मैं पूरी महारत के साथ इस्तेमाल करने लगा था। भले मेरी प्रोफेशन इसकी स्किल एक्टिवेट करने के लिए उपयुक्त नहीं थी, फिर भी अपनी फुल लेवल लक के दम पर मैं इसे पूरी तरह इस्तेमाल कर पा रहा था। यही तो वो पल था। टेलीपोर्ट ब्रेसलेट की स्किल फिर से एक्टिवेट। अगले ही पल दोनों बॉयज के मुक्के एक दूसरे के कोर पर जा टकराते हैं। इस वक्त उनके कोर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, टूटने की कगार पर पहुंच चुके थे। मैं मौका भांपकर सीधा लाल बॉस की पीठ पीछे टेलीपोर्ट हो जाता हूं। स्किल विंड ब्लेड इस्तेमाल कर सीधा कोर में तलवार घोंप देता हूं। अगले ही पल लाल बॉयस का कोर पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। इस तरह मैं एक बॉयसेस को हराने में कामयाब हो जाता हूं। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं फिर से हरे बॉस के सिर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता हूं। स्किल माइटी क्लीव। चलो इस वार से ये सब खत्म कर देते हैं। जैसे ही दोनों बॉस जमीन पर गिर पड़ते हैं, उनके बदन धूल बनकर बिखरने लगते हैं और मैं बुरी तरह जख्मी होकर अपनी सारी ताकत खोकर बेबसी से हवा से गिरता हूं। आखिरकार बॉस की धूल में जा गिरता हूं। चेतावनी, इस्तेमाल की सीमा पूरी हो चुकी है। आगे इस्तेमाल के लिए कृपया एनर्जी भरें। बधाई हो, एडवेंचरर ताकाहाशी युकितो ने सफलतापूर्वक 2 BOSS हरा दिए। बधाई हो एडवेंचरर ताकाहाशी युकितो को लेजेंडरी आइटम मेडिसिनल पोशन गुणा 2 मिली। इस सपनों वाली चीज को देखकर आखिरकार मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये सब सार्थक रहा। मैं फौरन एक पोशन खोलकर बिना जरा भी हिचकिचाए पी जाता हूँ। पीते ही मेरे अंदर का समंदर जैसे किसी पानी की बूंद से टूट गई शांति की तरह हिल जाता है।
अगले ही पल एक विशाल हरी रोशनी मेरे पूरे बदन को घेर लेती है। पहले से पूरी तरह टूटे फूटे मेरे दोनों पैर आंखों के सामने ही तेजी से ठीक होने लगते हैं। बदन पर लगे सारे जख्म पल भर में भर जाते हैं। सच में बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार मैं बच गया। मेरा बदन जैसे नया जन्म पा गया था। ये पोषण जरूर माँ की बीमारी भी ठीक कर देगी। खास शर्तें पूरी होने पर तकाहाशी युकितो को स्पेशल टाइटल्स मिलते हैं। सर्वाइवर एंड्योरेंस +10, जायंट स्लेयर स्ट्रेंथ +20, जस्टिस एग्जीक्यूटर एजिलिटी +10। अभी अभी मैंने अंडरग्राउंड 20वीं फ्लोर का बॉस सफलतापूर्वक हरा दिया था और वो सपनों वाली पोषण भी पा ली थी। छत पर पड़े विशाल छेद को देखते हुए मैं सोचकर हंस पड़ता हूँ, इतनी ऊंचाई से गिरकर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो जल्दी ऊपर चलते हैं। अगले ही पल मेरा शरीर एक धुंधली परछाई बनकर चट्टान की दीवार पर लगातार हरकत करता है। आराम से बॉस रूम में वापस पहुंच जाता हूँ। जब मैंने चारों तरफ नजर घुमाई, मुझे उम्मीद थी शायद गंजे आदमी की लाश दिखेगी, पर उम्मीद के उलट बस एक खून से सना इनविजिबिलिटी क्लॉक ही बचा था। इसे लेकर बाउंटी क्लेम करने जाऊं, पता नहीं मान्य होगा या नहीं। खैर कोई बात नहीं, पहले इसे साथ ले लेता हूँ। यही सोचकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ जाता हूँ। इसी तरह मैंने सफलतापूर्वक अंडरग्राउंड 20वीं फ्लोर अटेम्प्ट कर ली। जमीन पर वापस लौटकर मैंने गंजे आदमी की सारी बातें गिल्ड को रिपोर्ट की, पर जब मैंने वो खून से सना क्लोक निकाला, काउंटर पे बैठी लड़की घबराकर पलटकर भाग गई। ये मामला मैं नहीं संभाल सकती, मुझे इसे ऊपर वालों तक पहुंचाना ही होगा। इस घटना ने काफी हलचल मचा दी। यहाँ तक कि रिपोर्टर्स भी मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर इस वक्त मेरे पास इन बेकार की बातों के लिए वक्त कहाँ था। माफ करना, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है। बाकी बातें फिर कभी। इतना कहकर मैं गिल्ड बिल्डिंग से बाहर निकल जाता हूँ। मुझे पता था माँ की बीमारी इतनी जल्दी दोबारा नहीं उभरेगी, फिर भी एक पल भी जल्दी पहुंचना अच्छा ही था। अरे देखो, ये तो वही तकाहाशी युकितो नहीं है जिसका जिक्र न्यूज में हो रहा है। असल में मैं अंडरग्राउंड 20वीं फ्लोर का सबसे तेज रिकॉर्ड तोड़ चुका था। अब सारे बड़े मीडिया आउटलेट्स मेरे बारे में एक दूसरे से पहले रिपोर्ट करने की होड़ में लगे थे, पर मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं थी। दिल में बेचैनी लिए मैं जल्दी ही घर के दरवाजे तक पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा धकेला, मुझे नजर आया माँ और बहन पहले से ही दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही थी। वापस आने पर स्वागत है। अपने सबसे प्यारे दोनों परिवार वालों को देखकर मैं अपने हाथ में मौजूद पोषण उठाकर मुस्कुराते हुए कहता हूँ, मैं कामयाब हो गया। फिर सीन बदलता है। हम माँ को लेकर फिर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चेकअप रिपोर्ट आ चुकी थी। नतीजे के मुताबिक आप लोगों की माँ की बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उस पोषण का असर सच में हैरान करने वाला है। ये बेहद खुशखबरी सुनकर हम सब बेइंतहा खुश हो जाते हैं। माँ, सच में कितना अच्छा हुआ। अब हमें कभी ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि माँ अचानक गिर पड़ेंगी। अब हम सारा परिवार हमेशा साथ रह सकते हैं। ये सब आखिरकार युकितो की वजह से ही मुमकिन हुआ। इस दौरान तुमने बहुत मेहनत की। माँ की अचानक आई इस नरमी भरी बात से मुझे पिछले जन्म की वो अंतहीन निराशा याद आ जाती है। दोनों भावनाएं आपस में टकराकर आंसू बनकर बहने लगती हैं। माँ, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत से हमें यहाँ तक पाला। ये बात आखिरकार मुंह से निकलते ही पिछले जन्म में न कह पाने का अफसोस, दिल में दबा हुआ अपराध बोध आंसुओं के साथ बह निकलता है। इस जन्म में आखिरकार मुझे उस निराशा को गले लगाकर अतीत में फंसे रहने की जरूरत नहीं रही। भैया तुम भी ना, जरा देखो तो सही हम कहाँ हैं। तुम्हारी आंखें तो लाल हो गई हैं। डॉक्टर भी बगल में ही खड़े हैं। पर ठीक इसी वक्त पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब जाता है, जैसे वक्त ही थम गया हो। खिड़की के बाहर अचानक एक साया प्रकट होता है। खिड़की खुलते ही एक पैर अंदर आ जाता है। वो आदमी खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, कितना खूबसूरत खुशहाल परिवार। बस अफसोस बहुत जल्द ये बदकिस्मत होने वाला है। मुझे ही ये काम क्यों करना पड़ता है। इतना कहकर वो आदमी सीधा बहन के सामने आ खड़ा होता है। वसीयत वगैरह की कोई जरूरत नहीं, मौत की वजह के तौर पर चलो कार्डियक अरेस्ट चुन लेते हैं। इतना कहकर वो आदमी अपनी मुट्ठी उठाकर बहन की तरफ वार करता है। ठीक इस नाजुक पल में मैं बैरियर की जकड़न तोड़कर अपना विशाल सोर्ड उठाकर इस वार को रोक लेता हूँ। तू कमीने, मेरी बहन के साथ क्या करने की सोच रहा था। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह हैरान रह जाता है। अजीब बात है, तू हिल कैसे सकता है। पहले मेरे सवाल का जवाब दे, तू है कौन आखिर। मेरी बहन पर हमला क्यों कर रहा है। रुक, तेरा ये चेहरा, मुझे अचानक याद आया, तू तो हीरो सामा है। तथाकथित हीरो असल में सबसे ताकतवर एडवेंचरर होता था, यानी रैंकिंग्स में नंबर 1 पर मौजूद एडवेंचरर, जिसे लोग इंसानियत का उद्धारकर्ता मानते थे। नमस्ते, अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम ओएमा उचू है। मेरी राइटियस प्रोफेशन है हीरो। तो हीरो सामा मेरी बहन पे हमला क्यों करना चाहते थे। मैं पहले ही तुम्हारे एक सवाल का जवाब दे चुका। अब बारी मेरी है। तुम इस वॉइड बैरियर के अंदर हरकत कैसे कर पा रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए, सिर्फ वही इंसान इस बैरियर के अंदर चल फिर सकता है जिसने एक बार सोल डेथ का अनुभव किया हो। इस हिसाब से एक ही तर्कसंगत निष्कर्ष निकलता है, तुम भी एक रिटर्नी हो।
यानी ये तुम्हारा भी सेकंड लूप है। जी हाँ, चूंकि तुम भी एक रिटर्नी हो तो मामला आसान हो जाता है। इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ वो है दुनिया के विनाश को प्रभावित करने वाले सारे फैक्टर्स को पूरी तरह हटाना। तुम्हारा मतलब है निशिमी से, मेरी बहन, उसका दुनिया के विनाश से भला क्या ताल्लुक हो सकता है? वो बस उन फैक्टर्स में से एक है। भविष्य में वो अपने पति पर एक बेहद नकारात्मक असर डालती है। ये सुनते ही मुझे तुरंत पिछले जन्म में निशिमी की शादी वाले उस इंसान की याद आ जाती है। क्योंकि तुम उसके भाई हो तो तुम्हें भी जरूर पता होगा ना, पिछले जन्म में वो और निशिमी आखिरकार अपनी शादी को टूटने से नहीं बचा पाए। उस टूटे रिश्ते ने उसकी भावनाओं को अंतहीन अंधकार में धकेल दिया और यही तो दुनिया के विनाश की वजह बनी। इसलिए मैं चाहता हूं इससे पहले कि वो दोनों मिलें, अभी ही तुम्हारी बहन को हटा दिया जाए ताकि दुनिया के विनाश को रोका जा सके। क्या तुम इस नतीजे को स्वीकार कर सकते हो? ये कैसा मजाक है? जिस पल हम रिटर्नीज वापस लौटे, इस जन्म का रास्ता पिछले जन्म से बिल्कुल अलग हो चुका है। जैसे मेरी माँ को ही देख लो, जो पहले बीमारी की वजह से लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। इस हिसाब से निशिमी को अब इलाज के पैसों के लिए नाइट क्लब में काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और जाहिर है इसी वजह से उसकी उस आदमी से मुलाकात भी नहीं होगी। तो तुम्हें निशिमी को मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेहरबानी करके मेरी बहन को छोड़ दो। शायद तुम्हारी बात सही हो, पर तुम्हारे इस बेबुनियाद अंदाजे पे भरोसा करने के बजाय इसी वक्त उसे हटा देना कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद है। मेरी बहन को छूने से पहले पहले मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। बड़ी सिरदर्द वाली बात है। अगर मुमकिन होता तो मैं सच में तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो बस इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ। कुर्बानी जितनी हो सके उतनी कम रखते हुए। दुनिया बचाने से कहीं ज्यादा मुझे अपने परिवार की हिफाजत करनी है। तभी हीरो को अचानक एक अच्छा आइडिया सूझता है। अगर तुम अभी मुझसे एक लड़ाई लड़ो और अपनी कही उस मुमकिन बात को साबित कर दो तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ने का वादा करता हूँ। तुम्हें ये कैसा लगता है? इस लड़ाई की आखिर जरूरत ही क्या है? मैं बस जानना चाहता हूँ तुम कोई खास इंसान हो या नहीं। हीरो के इस घमंडी अंदाज को देखकर भले मुझे बुरा लगा, फिर भी मेरे पास इस ड्यूअल को मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मेरी हामी सुनते ही हीरो अचानक खुशी से हंस पड़ता है। तुझे बताना भूल गया, अब तक मैं लेवल 50 तक पहुंच चुका हूं और मेरे सारे एट्रीब्यूट्स 3000 पॉइंट्स तक पहुंच चुके हैं। ये हैरान करने वाला आंकड़ा सुनकर मैं एकदम सन्न रह जाता हूं। ये इंसान आखिर ये कैसे कर पाया? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, ये दुनिया ऐसी ही है। बिना ताकत के कोई किसी की हिफाजत नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारा सबसे कीमती इंसान ही क्यों ना हो। तुम भी तो एक रिटर्न हो, तुम्हें भी इस सच्चाई का खुद तजुर्बा हो ही चुका होगा। इतना कहकर वो पलटकर खिड़की की तरफ बढ़ता है, फिर अपनी तलवार निकालकर मुझ पर तान देता है। आजा, फैसला कर लिया, बहन को चुनेगा या मुझसे आखिरी दम तक लड़ेगा? इस वक्त मेरा दिल भारी उलझन में था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अगर टेलीपोर्ट ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर परिवार को लेकर भाग जाऊं तो इसका मतलब है मुझे हमेशा उनके पास ही रहना होगा। थोड़ी देर छुप सकता हूं, हमेशा के लिए नहीं। मैं गहरी सांस लेकर दृढ़ता से कहता हूं, आजा, लड़ते हैं। मेरा जवाब सुनकर हीरो बेहद संतुष्ट हो जाता है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, पर मेरी सलाह है मुझसे जीतने का ख्वाब मत देखना। वक्त बहुत कम है, जान लो मेरा ये वॉइड बैरियर एक टाइम लिमिट के साथ आता है। बस 10 मिनट बचे हैं। अगर तू काउंटडाउन खत्म होने तक जिंदा रह गया तो मैं तुझ पर एक बार भरोसा करने का फैसला करूंगा। मैं हॉस्पिटल के कमरे की तरफ इशारा करते हुए पूछता हूँ, क्या हम यहीं ड्यूएल करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो एक हीरो हूँ, भला मैं जानबूझकर हॉस्पिटल क्यों तोड़ूंगा? मेरे साथ बाहर चल लड़ने के लिए। इतना कहकर वो ऊपर से नीचे कूद जाता है और मैं पलटकर एक बार बहन को देखता हूँ। निशिमी, भैया जरूर तेरी हिफाजत करेगा। फिर मैं अपना स्लाइम ग्रेटस्वर्ड थामे नीचे कूद पड़ता हूँ। आ गया, आ गया। फुल लेवल लक बनाम फुल लेवल एट्रीब्यूट्स का डुएल आधिकारिक तौर पे शुरू होता है। तुम्हें क्या लगता है, एब्सोल्यूट पावर के सामने लक सच में बाजी पलट सकती है? तो चलो शुरू करते हैं। हीरो की बात खत्म होते ही उसके पीछे 5 अलग अलग एट्रीब्यूट्स के मैजिक सर्कल्स प्रकट हो जाते हैं। अगले ही पल तरह तरह के एट्रीब्यूट स्किल्स और स्पेल्स मेरी तरफ छूट जाते हैं। शुरुआत में ही इतना सख्त थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ऊपर से बिना चांटिंग वाला मैजिक, तू तो सीधा मुझे मौत की तरफ धकेल रहा है। मैं शिकायत करते हुए उसके वारों से बचता जाता हूँ। जल्दबाजी मत कर, ये तो बस शुरुआत है। इतना कहकर वो 2 लाइट क्लोन्स समन करता है, फिर तीनों हीरोज एक साथ मेरी तरफ झपटते हैं। ये देखकर मैं बुरी तरह हैरान रह जाता हूँ। ये तो सीधा चीट यूज कर रहा है, इंसान को जीने ही नहीं देगा।
लगेगा क्या? फिर बड़बड़ाते हुए मैं अपना सिस्टम बैकपैक खोलता हूँ। सब्स्टिट्यूट डॉल गुणा 2 इस्तेमाल किया। फिर मैं उन सब्स्टिट्यूट डॉलज को उसके क्लोन्स रोकने का हुक्म देता हूँ, जबकि मैं खुद बीच वाले असली बॉडी से भिड़ता हूँ। पर मेरी वो छोटी सी ताकत फौरन उसके वार से परे झटक दी जाती है। बगल वाली सब्स्टिट्यूट डॉल भी उसके क्लोन के हाथों आसानी से खत्म हो जाती है। अगर तू बस डिफेंड ही करता रहेगा तो कभी नहीं जीत पाएगा। पर अगले ही पल एक धुन बजती है। मैं अपना पुराना वाला घटिया स्टाफ निकाल लेता हूँ। एक विशाल फायर बोल्डर मेरे इशारे पर प्रकट हो जाता है। आजमा तो देख मेरी ये चाल कैसी रहती है। कहते हुए मैं हाथ लहराता हूँ। वो फायर बोल्डर सीधा हीरो की तरफ गिरता है। भले मुझे यकीन नहीं था इस वार से हीरो हार जाएगा, फिर भी इससे उसे थोड़ी चोट तो लग ही सकती थी। पर तभी धुएं के बीच से एक आवाज गूंज उठती है। अच्छा, तो यही है तेरा रिटर्नी रिवॉर्ड? मेरा रिवॉर्ड है ये वॉइड बैरियर जो अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरा अंदाजा है तुझे मिला रिवॉर्ड लक है। हीरो वाकई कमाल है। अभी अभी वाला इतना जबरदस्त वॉर भी बस तेरे क्लोन को ही खत्म कर पाया, ऊपर से सिर्फ उस एक हरकत से ही मेरा राज भांप लिया। गलत है, मैंने तो तेरे हाल के प्रदर्शन और अभी वाले वॉर को मिलाकर अंदाजा लगाया। हीरो समा के सामने सिर्फ लक पर निर्भर मैं कितना हास्यास्पद लगता हूँ ना? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है लक भी एक तरह की स्ट्रेंथ ही है, पर सिर्फ लक के दम पर सब कुछ नहीं जीता जा सकता। इतना कहकर हीरो कई और तरह के मैजिक सर्कल्स इस्तेमाल करता है तेरे लिए। इस वक्त मैं एक ऐसी छोटी हूँ जिसे तू पार नहीं कर सकता। अगले ही पल अलग अलग एट्रीब्यूट्स की मैजिक अपनी अपनी एक स्पिरिट समन कर देती हैं। मुझे पता है सिर्फ लक से सब कुछ नहीं मिल सकता। हीरो को हराने का बस एक ही मौका है। अभी अभी जब मैंने उसका स्टेटस पैनल देखा, मुझे पता चला उसकी लक एट्रीब्यूट बेहद कम थी, या यूं कहें बिल्कुल नहीं थी। अपने परिवार की हिफाजत के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकता हूँ, चाहे पूरी दुनिया से ही दुश्मनी क्यों न मोल लेनी पड़े। अगर पिछले जन्म वाली त्रासदी फिर से दोहराई जाए तो इस दूसरे जन्म का मतलब ही क्या रह जाएगा? तभी हीरो फिर से मुझ पे हमला बोल देता है। इस बार का वार पहले से भी ज्यादा तीखा था, यहाँ तक कि बगल के फायर और वाटर स्पिरिट्स भी उसके साथ झपट पड़ते हैं। अब मेरे पास बस उसकी बदकिस्मती का फायदा उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। यही सोचकर मैं अपने बैकपैक से टेलीपोर्ट ब्रेसलेट निकाल लेता हूँ। ठीक जब सारे वार मुझ पर पड़ने ही वाले थे, हाथ पर मौजूद टेलीपोर्ट ब्रेसलेट भी सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो जाता है। टेलीपोर्ट सक्सेसफुल। अगले ही पल मैं वहीं से गायब हो जाता हूँ। इसी बीच पूरा शहर हीरो के वॉइड बैरियर की वजह से थम चुका था। मैं सीधा सड़क पर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, पर हीरो पलक झपकते ही अपने स्पिरिट्स समेत मेरे पीछे आ पहुंचता है। मुझे उम्मीद नहीं थी टेलीपोर्ट ब्रेसलेट तेरे पास है, पर तुलनात्मक रूप से मुझे फ्लाइंग मैजिक ही ज्यादा पसंद है। इसी बीच मैं एक कार की छत से भीड़ के बीच कूद पड़ता हूँ। माफ करना, चलो यहीं लड़ते हैं। अगर तू मुझे परखना चाहता है तो मैं भी यही जानना चाहता हूँ, आखिर तू एक योग्य एडवेंचरर भी है या नहीं? अगर तू सच में एक हीरो है तो तुझे इसमें बेकसूर लोगों को नहीं घसीटना चाहिए ना? तो यही वजह थी तूने मुझे यहाँ खींचा। मैं सच में एक हीरो हूँ और मेरी जिम्मेदारी है इस दुनिया के हर इंसान की हिफाजत करना। मैं निजी वजहों से जानबूझकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भले भीड़ भरी इस जगह में मैं बड़े दायरे वाली मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना कहकर वो उंगली चटकाता है। उसके पीछे दोनों स्पिरिट्स गायब हो जाते हैं। फिर अपनी तलवार भी सिस्टम स्पेस में समेट लेता है। पर ये मत सोच इससे तू मुझे रोक पाएगा। अब देख मेरी बाकी मैजिक की ताकत। फिर वो अपने पीछे दर्जनों सुनहरी फ्लाइंग स्वॉर्ड समन करता है। ये देखते ही मैं फौरन अपना ग्रेट स्वॉर्ड समेटकर अपना सिस्टम बैकपैक खोलता हूँ, सिल्वर स्लाइम का विशाल शील्ड निकाल लेता हूँ। इसके होते इन फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को रोकना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। हीरो हवा में हाथ लहराता है। सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स मेरी तरफ छूट जाती हैं। मैं फौरन जहां खड़ा था वहां से हटता हूं, पर सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स जैसे अपनी सोच रखती हूं, नीचे मौजूद भीड़ को बड़ी सटीकता से बचाते हुए कदम कदम मेरा पीछा करती हैं। ये देखते ही मैं फौरन बगल की एक गली की तरफ भाग निकलता हूं, पर इसी वक्त उनमें से एक फ्लाइंग स्वॉर्ड मेरे बिल्कुल सामने पहुंच जाती है। मैं घबराकर शील्ड उठाता हूं। खट की जोरदार आवाज के साथ वो फ्लाइंग स्वॉर्ड परे छिटक जाती है, अपनी दिशा से भटक जाती है। उसकी जबरदस्त ताकत सीधा दीवार पर एक गहरी दरार छोड़ जाती है। तभी धड़ाम की एक तेज आवाज आती है। वो बेकाबू फ्लाइंग स्वॉर्ड पास ही रखे एक आयरन पाइप को छेद कर निकल जाती है। तभी हीरो धीरे धीरे नीचे उतरता है। तुझे पता है पिछले जन्म के आखिरी दिनों में इंसान का भेस बदलकर आने वाले मॉन्स्टर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वो ड्रिफ्टर्स जो कभी सिर्फ अंधेरे में छुपे रहते थे, अब तो सीधा शहरों को ही अपना अड्डा बना बैठे थे। इतना कहकर वो अर्थ एट्रीब्यूट मैजिक एक्टिवेट करता है। जमीन से अनगिनत कांटे उभरने लगते हैं। ये देखते ही मैं पलटकर भाग निकलता हूँ।
पिछले जन्म में मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं लगभग पूरा वक्त डंजन में स्लाइम्स मारने में ही बिताता था। जमीन को बस सप्लाई लेने की जगह समझता था, इसलिए मुझे मानवता के आखिरी दिनों में क्या हुआ इसका ठीक से पता नहीं। तभी हीरो मेरे पास पहुंच जाता है, मुझसे कहता है, सच में अफसोस की बात है। मुझे लगा था चूंकि हम दोनों रिटर्नीज हैं तो शायद हम पुरानी बातें अच्छे से बांट सकें। इतना कहकर वो मुक्का उठाकर मेरी तरफ झपटता है। मैं फौरन एक स्लाइड मारकर एक कार के नीचे छुप जाता हूँ। मेरे पास तुझसे बांटने के लिए कुछ खास नहीं। पिछले जन्म में मैं तो सबसे नीचे के पायदान पर ही जूझता रहा। अच्छा, तो तुझे तो इस विशाल आसमान का और भी ज्यादा मजा लेना चाहिए। इतना कहकर हीरो नीचे की तरफ एक जोरदार लात मारता है। एक भारी शॉकवेव सीधा नीचे मेरी तरफ बढ़ती है। मैं फौरन शील्ड उठाकर रोकने की कोशिश करता हूँ, पर उस जबरदस्त ताकत से मैं फिर भी बुरी तरह उछल कर उड़ जाता हूँ। मैं मुश्किल से खड़ा होता हूँ। अफसोस की बात है, मुझे तो तंग जगहों में रहना पसंद है। अच्छा, तो तू ऐसा इंसान है, सच में तेरे लिए बुरा लगता है। तू कुछ भी कहे, मेरा स्वभाव इससे नहीं बदलने वाला। इतना कहकर मैं बगल में पड़ा स्केटबोर्ड उठाकर तेजी से वहां से भाग निकलता हूँ। मुझे दूर जाते देख हीरो बेबसी से कहता है, इतना कुछ हो चुका है, अब भी भागने का इरादा है? खेल खेल में बहुत वक्त बीत चुका है। मैंने कहा था ना, मुझे तेरी कीमत साबित करनी है, न कि तेरे साथ यहाँ बिल्ली चूहे का खेल खेलना। फिर हीरो मेरे सामने एक पेंटाग्राम की आकृति बना देता है। अगले ही पल अनगिनत रोशनी की किरणें मेरे भागने का रास्ता रोक देती हैं। मैं फौरन स्केटबोर्ड छोड़कर पीछे कूदता हूँ, पर इसी वक्त पीछे से हीरो भी पहुंच चुका था। अगर यही तेरी पूरी ताकत है तो चलो इस तमाशे को यहीं खत्म कर देते हैं। तभी मुझे बगल में खड़ा एक इलेक्ट्रिक पोल नजर आता है। अचानक मुझे एक अच्छा आइडिया सूझता है, क्योंकि ऐसा है तो फिर मुझे भी बेरहमी से खेलने दे। इतना कहकर मैं उस पोल की तरफ झपटता हूँ, फिर उस पे पूरी ताकत से एक लात मारता हूँ। इलेक्ट्रिक पोल पल भर में टूट जाता है। तू तैयार है? अब मेरा काउंटर अटैक शुरू होता है। वो इलेक्ट्रिक पोल धीरे धीरे हीरो की तरफ गिरने लगता है। अगर हीरो उसे टाल दे तो पीछे खड़े आम नागरिक उस गिरते पोल से टकरा जाएंगे। लाचार होकर हीरो के पास टालने का चारा ही नहीं बचता। वो अपने बदन पर सीधा वो गिरता हुआ पोल झेल लेता है। सच में हीरो सामा हो तुम, बेगुनाह लोगों को कभी नहीं छोड़ोगे। हीरो उस पोल को हाथ से जमीन पर रखते हुए कहता है, ठीक है, इतना तो मैं आराम से संभाल सकता हूँ। तुझे सच में ऐसा लगता है तो फिर तुझे यहाँ के सब लोगों की हिफाजत करनी ही होगी। तभी अचानक पोल से जुड़ी बिजली की केबल्स टूट जाती हैं। बेशुमार इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकलने लगते हैं। असली तमाशा तो अभी शुरू होता है। ठीक इसी वक्त एक केबल अभी अभी लीक हुई गैस पाइप की तरफ जा गिरती है। चटखती इलेक्ट्रिसिटी पल भर में उस फ्लेमेबल गैस को आग लगा देती है। अगले ही पल हीरो के पीछे एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। हीरो बुरी तरह हैरान रह जाता है। फौरन पलटकर देखता है, पाता है धमाके वाली जगह पहले ही भयंकर आग में घिर चुकी थी। वो फौरन वाटर स्पिरिट वेंडी समन करता है, जल्दी आग बुझाओ। वाटर स्पिरिट अपनी वाटर मैजिक से तेजी से आग बुझाने की कोशिश करती है, पर आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। बुझाना नामुमकिन सा हो रहा था। ये देखकर मैं फौरन बगल से ताना मारता हूँ, हीरो सामा, तुम्हारा फायर फाइटिंग तो नाकाफी लगता है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? इस वक्त आग और भी भड़क चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ों तक फैल चुकी थी। यहाँ तक कि तेज गर्मी की वजह से जमीन पर बिछी कंक्रीट सड़क में भी दरारें पड़ने लगी थीं। अगले ही पल सड़क के बीचों बीच की जमीन सीधा धंस जाती है। पास खड़ी दो गाड़ियां गिरने ही वाली थीं। ये देखकर हीरो बुरी तरह घबरा जाता है। ये नहीं हो सकता, ये हुआ कैसे? फौरन वो फिर से दो स्पिरिट्स समन करता है, उन्हें बचाव के लिए भेजता है। एहतियात के तौर पर अपने दोनों लाइट क्लोन्स भी फिर से समन कर लेता है, फिर उन्हें लेकर तेजी से उस गड्ढे की तरफ भागता है। शुक्र है अभी भी वक्त था। सबकी मिलीजुली मेहनत से आखिरकार गिरते हुए नागरिकों और गाड़ियों को बचा लिया जाता है। तभी मैं धीरे धीरे हीरो की तरफ बढ़ता हूँ। हीरो सामा, हमारा वो वादा तुम भूले तो नहीं ना? मैं अभी बुरी तरह व्यस्त हूँ, तेरे लिए वक्त नहीं। ये सब निपटाने के बाद तुझसे हिसाब बराबर करूंगा। भले मैं तुझसे पीठ फेर कर खड़ा रहूं, फिर भी तू मेरी डिफेंस तोड़ ही नहीं सकता। चूंकि हीरो सामा ने खुद ही ऐसा कह दिया है, अगर मैंने कोशिश ही न की तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने पहले ही पूरी तरह हार मान ली है? भले मैं तुझे चोट न पहुंचा पाऊं, पर थोड़ा तंग तो कर ही सकता हूं। स्किल शील्ड बैश। मैं अपनी शील्ड उठाकर सीधा हीरो की पीठ पर टकरा जाता हूं। बिना किसी तैयारी के हीरो सीधा उस टक्कर से नीचे गिर जाता है। नीचे था गंदा पानी भरा एक गड्ढा। सफाई पसंद हीरो के लिए ये तो नर्क से कम नहीं था। इसी वक्त हीरो अभी भी गड्ढे के किनारे को हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मैं फौरन एक सोर्ड स्ट्राइक मारकर उसकी बाह को हवा में उड़ा देता हूँ। नहीं, इसी तरह हीरो बेबसी से उस
गंदे पानी में गिर पड़ता है, पूरा बदन उसी में डूब जाता है, फिर गुस्से से चिल्लाता है, ताकाहाशी युकितो तू कमीने, अब मैं सच में गुस्से में आ गया हूँ। पर मुझे उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। मैं फिर से वो पुराना घटिया स्टाफ निकाल लेता हूँ। वैसे भी अभी भी कई नागरिकों को बचाना बाकी था, अगर जल्दी न किया तो सच में उन्हें खतरा था। मेरी ये बात सुनते ही हीरो का सारा गुस्सा उतर जाता है। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तू जीत गया, अब तो ठीक है ना। इसी तरह मैंने बेहद बेइज्जत तरीके से ये ड्यूल जीत लिया। मेरी किस्मत सच में ठीक नहीं, मेरे आसपास अक्सर कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। तूने तो बस एक इलेक्ट्रिक पोल तोड़ा था, फिर भी ऐसा चेन रिएक्शन हुआ जैसे किसी हॉरर मूवी में होता है। अगर मेरे पास इतने सारे तरीके न होते तो इस बार का मामला संभालना मुश्किल हो जाता। वैसे तुझे वो हादसा याद है जो पिछले जन्म में हुआ था? बिल्कुल, वो मेरे पिछले जन्म की सबसे दर्दनाक याद है। उस धमाके को मैं आज तक नहीं भूल पाया। उसने मेरे बाकी बचे परिवार को भी मुझसे छीन लिया था। उसके बाद से मेरी जिंदगी अंधेरे से भर गई। खैर वो सब छोड़ो, क्या अब मैं तुझे वो साबित कर पाया जिसकी बात तू कर रहा था? जाहिर है तेरे इस बर्ताव ने मुझे सच में हैरान किया। मुझे भी जानने की उत्सुकता है तेरा भविष्य कैसा होगा, पर फिर भी मुझे तुझ पर थोड़ी और नजर रखनी होगी। ये वॉइड बैरियर जल्द ही खत्म होने वाला है। यहाँ का बाकी काम निपटाकर मैं फिर से तुझसे मिलूंगा। और हाँ, हॉस्पिटल वाली वो कर्स टेंटेड आफत, वो निपटाना अब तेरी जिम्मेदारी है। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्या? कौन सी कर्स टेंटेड आफत? इस वक्त मैं पूरी तरह उलझन में पड़ जाता हूँ। समझ ही नहीं आता हीरो आखिर किस बात की बात कर रहा है। क्या मजाक है? क्या तुझे उस त्रासदी के बारे में नहीं पता जो पिछले जन्म में हॉस्पिटल में हुई थी? वो तो बड़ी खबर थी। एक रिटर्नी होकर तुझे इसका पता न हो, ये कैसे मुमकिन है? मुझसे इस तरह मजाक मत कर। पर इस वक्त भी मैं वैसे ही उलझा सा खड़ा रह जाता हूँ। और जगह थी हॉस्पिटल का वो मॉर्चुरी जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी देर पहले हीरो के साथ मेरी लड़ाई आखिरकार मेरे हक में गई थी, हालांकि कुछ घटिया तरीकों की मदद से। पर हीरो भी बड़े दिल का निकला। उसने इसके लिए मुझे तंग नहीं किया, बल्कि उसने हॉस्पिटल में जल्द होने वाली एक बड़ी घटना सुलझाने में मेरी मदद भी मांगी। पर मुझे इसके बारे में कुछ याद ही नहीं था। हीरो बेबस हो जाता है। तुझे यकीन है तू मुझे बहला नहीं रहा? वो तो बड़ी घटना थी। उस वक्त सारी न्यूज में उसकी ही चर्चा थी। सिर्फ धमाका ही नहीं हुआ था, सड़क भी धंस गई थी। तुझे अभी तक याद नहीं आया? मुझे बुरी तरह शर्मिंदगी होती है। असल में मैंने पिछले जन्म का ज्यादातर वक्त डंजन में ही बिताया था। उस वक्त मैं पूरे 70 साल स्लाइम्स का शिकार करता रहा था। बाकी हर चीज में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ये सुनकर हीरो बेबस सा कहता है, लगता है तेरा पिछला जन्म तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो तेरे पास इस कर्स टेंटेड आफत को रोकने की कोई तरकीब भी नहीं होगी? जी हाँ, माफ करना, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तू किस बारे में बात कर रहा है। तरकीब की तो बात ही छोड़ो। खैर मेरे पास और वक्त नहीं बचा। वॉइड बैरियर जल्द ही गायब होने वाला है। तू पहले हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में मॉर्चुरी जाकर देख ले। वहां जाकर तुझे मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। मैं अपना काम निपटाकर जल्द से जल्द वहां पहुंचूंगा। याद रख, अगर तूने कुछ नहीं किया तो कई जाने जा सकती हैं। इससे पहले मैं पूछ पाता उसकी इस बात का मतलब क्या है, हीरो फुर्ती से वहां से निकल चुका था। खैर कोई बात नहीं, पहले हॉस्पिटल वापस चलते हैं। यही सोचकर मैं टेलीपोर्ट ब्रेसलेट एक्टिवेट करता हूँ। अगले ही पल मैं वहां से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। इसी बीच वॉइड बैरियर भी पूरी तरह गायब हो जाता है। सड़क पर लोग फिर से सामान्य हो जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता अभी अभी उनके इर्द गिर्द क्या लड़ाई चल रही थी। हॉस्पिटल वापस पहुंचकर डॉक्टर माँ को बताता है, अब बस नियमित चेकअप के लिए आते रहना काफी होगा। पर इस वक्त मेरा दिल भारी परेशान था। परिवार को ज्यादा कुछ समझाने का वक्त ही नहीं बचा था। ऊपर से मुझे खुद नहीं पता था आखिर क्या होने वाला है। ये हॉस्पिटल अभी बेहद खतरनाक जगह बन चुका था। माँ और बहन को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना जरूरी था। तभी बहन के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, हाँ 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 हाँ, लगता है मुझे भूख लग रही है। वापस जाते रास्ते में कुछ खा लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं कहता हूँ, माँ के पूरी तरह ठीक होने का जश्न मनाने के लिए आज का खाना मैं बनाऊंगा। ये सुनकर माँ और बहन दोनों हैरान रह जाती हैं। भैया तुम सच में बना सकते हो? अपने भाई को कम मत आंकना। तुम दोनों पहले घर जाओ, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। इसी तरह मैंने माँ और बहन को घर भेज दिया, खुद हॉस्पिटल में ही रुक गया। अब सबसे पहला काम था मॉर्चुरी जाकर देखना, पर वहाँ आमतौर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। इस वीडियो को देखने वाले शायद ही कभी वहाँ गए हों। आगे की कार्रवाई आसान बनाने के लिए मैं पुरुषों के टॉयलेट में जाकर पहले से मिला हुआ वो इनविजिबिलिटी क्लोक पहन लेता हूँ। इसे पहनते ही आम मॉन्स्टर्स को मेरा पता ही नहीं चलता। फिर मैं शान से टॉयलेट से बाहर निकलता हूँ। बाहर खड़े किसी राहगीर को लगता है टॉयलेट का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। वो डर के मारे सोचता है उसे भूत दिख गया। इसी तरह
तुम्हारा क्लोक की मदद से मैं चुपके से लिफ्ट में घुस जाता हूँ। बहुत जल्द मैं हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता हूँ। आमतौर पर यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए यहाँ की खामोशी डरावनी थी। एहतियात के तौर पर मैं फौरन वॉरियर्स इंस्टिंक्ट एक्टिवेट करता हूँ। रडार के मुताबिक फिलहाल कोई खतरा नहीं। फिर मैं यहाँ मोटरी की तलाश में इधर उधर घूमता हूँ। बहुत जल्द एक जगह लिनन सिटी लिखा नजर आता है। आखिरकार मिल गया। हीरो ने जिस आफत की बात की थी वो यहीं अंदर थी। मैं सावधानी से अंदर कदम रखता हूँ। पाता हूँ ये खाली सा कमरा है जिसमें 2 कतारों में बेड सजे हैं और हर बेड पर एक लाश पड़ी थी। फिलहाल के लिए कोई गड़बड़ नजर नहीं आती। क्या समस्या उस दूसरे कमरे में है? यही सोचकर मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचता हूँ मुझे लगता है जैसे पीछे से कोई मुझे घूर रहा हो, पर पलट कर देखने पर कुछ नजर नहीं आता। पर ठीक जब मैं अपना इनविजिबिलिटी क्लॉक उतारता हूँ, रेडार पर अचानक 2 सीधी कतारों में लाल डॉट्स उभर आते हैं जो बिल्कुल उन्हीं सारे बेड्स की जगह से मेल खाते थे। अगले ही पल बेड से चरचराने की आवाजें आने लगती हैं। पहले बिल्कुल स्थिर पड़ी वो लाशें अचानक अजीब तरीके से हिलने लगती हैं। मुंह से भारी घरघराहट भरी आवाजें निकलने लगती हैं। बहुत जल्द सारी लाशें ज़ॉम्बीज की तरह लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ घिरने लगती हैं। तो यही थी वो कर्स टेंटेड आफत जिसकी बात हीरो कर रहा था। नया अपडेट, नया अपडेट। पिछले जन्म में हॉस्पिटल में हुई उस बड़ी घटना को रोकने के लिए मैं अंडरग्राउंड फ्लोर के मॉर्चुरी की जांच करने पहुंचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी बेड्स पे पड़ी सारी लाशें ज़ॉम्बीज में बदल चुकी होंगी, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। क्या ये सच में अनडेड हैं? अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स तो सिर्फ डंजन की गहराइयों में ही मिलते हैं। ठीक इसी वक्त एक लंबे बालों वाली ज़ॉम्बी मुझ पर नजर गड़ाकर तेजी से झपटती है। मैं फौरन अपना विशाल सोड उठाकर एक ही वार में उसे खत्म कर देता हूँ। ये ज़ॉम्बीज कोई वायरस नहीं फैला रहे थे, असल में वो एक स्पिरिट टाइप मॉन्स्टर के कर्स से मरे थे। अगर जल्द उनका अंतिम संस्कार न किया जाए तो कुछ वक्त बाद वो अपने आप ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और ये कर्स आगे भी लाशों को संक्रमित करता रहता है। पिछले जन्म में मैंने सुना था इसे सोल पैसिफिकेशन प्रोसेस से संभाला जा सकता है, पर अभी मेरे पास इसे संभालने का कोई तरीका नहीं था। एक अच्छी बात यह थी कि ये कर्स हवा से जिंदा इंसानों में नहीं फैल सकता। हाँ, अगर वो काट लें तो जरूर खतरा है। उन्हें रोकने के लिए मैं बेड पैनल से रास्ता बंद कर देता हूँ, पर सिर्फ एक काफी नहीं था, मुझे कुछ और पैनल्स लाने होंगे। तो मैं एक तरफ ज़ॉम्बीज को मारता जाता हूँ, दूसरी तरफ बेड पिनल्स एक कतार में जमाता जाता हूँ। बहुत जल्द मैं 3 पिनल से रास्ता पूरी तरह बंद कर देता हूँ। दरारों से नजर आता है कुछ ज़ॉम्बीज अपनी जिंदगी में हाई लेवल एडवेंचरर्स रह चुके थे। अगर तुम ज़ॉम्बी न बने होते तो मैं तुम्हारा मुकाबला ही न कर पाता। इतना कहकर मैं सोड से एक और वार करता हूँ। तभी पीछे के दरवाजे का हैंडल अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। लगता है दरवाजे के पीछे और भी नई ज़ॉम्बीज हैं। अगले ही पल दरवाजा खुल जाता है। 2 ज़ॉम्बीज अंदर वाले कमरे से बाहर झपटती हैं। उनमें से एक औरत ज़ॉम्बी सीधा जमीन पे गिर पड़ती है, जबकि आदमी ज़ॉम्बी मुझ पे झपटता है। मैं फौरन पलटकर एक ही वार में उसे खत्म कर देता हूँ। फिर विशाल सोड उठाकर जमीन पे पड़ी उस दूसरी औरत ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ता हूँ। पर ठीक जब मैं वार करने ही वाला था, हैरानी से देखता हूँ रेडार पे वो सामने वाली औरत ज़ॉम्बी दरअसल न्यूट्रल दिखा रही थी। मेरे लिए वो कोई खतरा नहीं थी, मतलब जमीन पे पड़ी ये चीज कोई मॉन्स्टर ही नहीं थी। देखता हूँ जमीन पे पड़ी वो औरत दहशत से कुछ बुदबुदा रही थी। बिना गौर से देखे तो सच में उसे ज़ॉम्बी समझ लिया जाता, पर सबसे बुरी बात ये थी इस औरत के बदन पे कई जख्म थे। साफ दिख रहा था उसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा था। शुक्र है ये बस अभी अभी हुआ था तो इलाज मुमकिन था। बस एंटीडोट बनाने के लिए जरूरी आइटम इस वक्त मेरे पास नहीं थे। बगल के बेड पैनल्स ज्यादा देर टिकने वाले नहीं थे। पहले इस औरत को बचाऊं या पहले इन ज़ॉम्बीज को मार गिराऊं, सच में बड़ी मुश्किल है। आखिरकार मैं अपना सिस्टम बैकपैक खोलकर टेलीपोर्ट ब्रेसलेट अपनी बाह पर पहन लेता हूं। टेलीपोर्ट ब्रेसलेट एक्टिवेट। एंटीडोट बनाने के लिए एक एल्केमी आइटम चाहिए था, फिर वर्ल्ड ट्री के पत्ते पर बसा होली वाटर और आखिर में दवा पीने वाले का खुद का खून। बहुत जल्द मैं सारी चीजें जुटा लेता हूँ, मॉर्चुरी वापस लौट आता हूँ, फिर झुककर उसकी उंगली की नोक से एक बूंद खून लेता हूँ। इस तरह सारी सामग्री इकट्ठी हो जाती है। अब बस मैनुअल के मुताबिक कदम दर कदम इसे तैयार करना था। ये मेरा पहला बार था पोशन बनाने का। भगवान करे ये सफल हो जाए। ब्लड पर्ज होली पोशन बनाना शुरू। चेतावनी, प्लेयर एल्केमिस्ट प्रोफेशन का नहीं, सक्सेस रेट घट जाती है 25%। चेतावनी, प्लेयर के पास एडवांस्ड एल्केमी ब्लेंडिंग स्किल नहीं है, सक्सेस रेट घट जाती है 70%। चेतावनी, जरूरी माना कम है, सफल होने पर 1% संभावना प्रीमियम क्वालिटी की, 2% संभावना नॉर्मल क्वालिटी की और 97% संभावना लो क्वालिटी की है। प्रीमियम क्वालिटी ब्लड पर्ज
पर्ज होली पोशन सक्सेसफुली बनाई गई। मैडम हिम्मत रखिए, मैंने एंटीडोट बना ली है, जल्दी इसे पी लीजिए। पोशन पीते ही उस औरत के बदन से अचानक एक शफा देने वाली रोशनी फूट पड़ती है। वो बहुत जल्द सामान्य हालत में लौट आती है। सच में प्रीमियम क्वालिटी होली पोशन का असर बेहतरीन निकला। मैं उसे कोने में बिठाकर फिर से सिल्वर स्लाइम का विशाल सोर्ड उठाकर उन ज़ॉम्बीज से फिर भिड़ने की तैयारी करता हूँ। पर हैरानी की बात, अभी अभी जो ज़ॉम्बीज शोर मचा रही थीं, वो अब बेहद डरावनी तरीके से खामोश हो चुकी थीं। ये आखिर हुआ क्या? वो सारी ज़ॉम्बीज कहाँ गईं? जब मैं दरारों से झांक कर देखता हूँ, सामने का नजारा मुझे बुरी तरह दहशत में डाल देता है। वो सारी ज़ॉम्बीज आपस में जुड़ चुकी थीं, उनकी बाहरी सूरत बदलती मुड़ती जा रही थी, आखिरकार एक विशालकाय मॉन्स्टर का रूप ले चुकी थी। एक जोरदार दहाड़ के साथ एक डरावनी ध्वनि तरंग सीधा मेरे सामने वाले बेड पैनल को उड़ा देती है। अरे बाप रे, ये कंबाइंड मॉन्स्टर तो शायद मेरे बस की बात नहीं। अगर सच में नहीं संभला तो बस टेलीपोर्ट से भाग निकलूंगा। असल में ये भी एक बदसूरत जॉम्बी ही था, पर कई सारे सिर होने की वजह से इसकी सिर उड़ाने पर मरने वाली कमजोरी पूरी तरह मिट चुकी थी। अभी अभी मुझे पता चला था जॉम्बीज आपस में जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। आखिरकार एक भयानक मॉन्स्टर बन गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे कर्स एवोल्यूशन जैसी चीज का सामना करना पड़ेगा। वो कमबख्त हीरो मुझे इतना मुश्किल विरोधी थमा गया। अगली बार मिला तो जरूर उसे सब कर सिखाऊंगा। यही सोचकर मैं तलवार उठाकर झपटता हूँ। मॉन्स्टर अपने 2 टेंटिकल्स तेजी से मेरी तरफ फेंकता है। मैं फौरन झुककर बच निकलता हूँ, फिर एक ही बार में उसका सिर काट डालता हूँ। जॉम्बी मूवीज देखने वालों को पता है इनकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर होता है, पर इस जीव के पास तो कई सिर थे। तभी मॉन्स्टर के टेंटलस फिर से वार करते हैं। मैं बगल में झुककर बच निकलता हूँ, फिर एक ही वार से उसका सिर काट देता हूँ। लगता है इसे मारने के लिए काफी मेहनत लगेगी। इसी तरह मैं झपटते टेंटलस को काटता जाता हूँ, साथ ही उसके सिर भी काटता जाता हूँ। जल्द ही मैंने ज्यादातर सिर जमीन पर गिरा दिए थे। ठीक जब मुझे लगने लगा था कि जीत मेरी है, तभी अभी अभी काटा गया वो मुख्य सिर तेजी से ठीक होने लगता है। पल भर में पूरी तरह ठीक हो जाता है। यकीन नहीं होता अब इससे कैसे लड़ूं। मॉन्स्टर फिर से अपने टेंटिकल्स घुमाता है, पर इस बार निशाना मैं नहीं बल्कि मेरे पीछे पड़ी वो 2 लाशें थीं जिन्हें मैंने पहले मारा था। मॉन्स्टर उन लाशों को धीरे धीरे हवा में लपेटकर उठाता है, फिर अपना विशाल मुंह खोलकर उन्हें एक ही निवाले में निगल जाता है। थोड़ी देर बाद अभी अभी काटे गए वो सिर फिर से उगाते हैं, पूरी तरह ठीक हो चुके थे। ये बड़ा सा जीव सच में जिद्दी निकला। आखिर जम्बी बनकर तो चुपचाप सड़ना चाहिए था। खैर, इस मॉन्स्टर को हराने के लिए मुझे इसके सारे सिर इसकी रिकवरी स्पीड से भी तेज रफ्तार में काटने होंगे। पर अभी मेरी ज्यादातर स्किल्स एक बनाम एक वाली थीं, कोई एरिया डैमेज वाली स्किल नहीं थी। भले मैं अपना घटिया वाला स्टाफ इस्तेमाल कर सकूं, पर यहाँ बड़े दायरे वाली मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर पावर ज्यादा हुई तो पूरा हॉस्पिटल ही तबाह हो जाएगा। क्या मुझे हीरो सामा के आने का इंतजार करना होगा? पर ऐसा करने से लगेगा जैसे मैं उससे हार गया। तभी अचानक मुझे हैरानी से नजर आता है बाकी बची खुची जम्बीज एक एक करके उस कंबाइंड मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती जा रही थीं, फिर धीरे धीरे उस विशाल जम्बी के बदन में समाती जा रही थीं। इसी के साथ मॉन्स्टर के बदन में और भी सिर उगने लगते हैं, यहाँ तक कि नई बाहें भी। इस लगातार बड़े होते मॉन्स्टर को देखकर मुझे समझ आता है अब इंतजार का वक्त नहीं है, जल्द से जल्द इसे खत्म करना जरूरी है। अगर इसे और बड़ा होने दिया तो ऊपर मौजूद डॉक्टर्स और पेशेंट्स खतरे में पड़ जाएंगे। मॉन्स्टर सबसे पहले हमला बोल देता है। उसका विशालकाय बदन, ऊपर से लगातार होते हमले, मॉर्चुरी पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। इसे जल्द से जल्द हराना जरूरी था। अगर इसे और मजबूत होने दिया तो मेरे पास जीतने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। ये बात तो सही थी, पर मेरे पास जीतने का कोई तरीका नहीं था। मुझे एक ऐसी स्किल चाहिए थी जो एक ही वॉर में सारे सिर काट दे और हॉस्पिटल के इक्विपमेंट को भी नुकसान न पहुंचाए। तभी मुझे कोने में बिखरा हुआ कुछ सामान नजर आता है। फौरन एक अच्छा आइडिया सूझता है। सामने वाले वार से बचने के बाद मैं फौरन कोने में पड़े बेड पैनल के पीछे छुप जाता हूँ। ये एल्केमी का कॉल्ड्रन एक बढ़िया आइटम था। तभी एक टेंटिकल घूमकर आता है, पैनल को लगभग छेदते छेदते बचता है। जब मुझे मनचाहा आइटम नहीं मिल रहा तो क्यों न मैं खुद ही एक बना लूं। किस्मत से जरूरी सामग्री यहीं आसपास मौजूद थी। यही सोचकर मैं बेड पैनल से लगा मेटल फ्रेम निकाल लेता हूँ। 4 स्टील पाइप्स मिल जाते हैं, पर तभी मॉन्स्टर का टेंटल उस पैनल को चीर देता है। अरे बड़े भाई, इतनी जल्दबाजी क्यों? थोड़ा रुक तो जा। इतना कहकर
मैं वो टूटा हुआ पैनल अपने सिस्टम बैकपैक में डाल लेता हूँ। एक आयरन प्लेट मिल जाता है। फिर मैं सिल्वर स्लाइम शील्ड निकालकर इससे थोड़ा वक्त निकालने की कोशिश करता हूँ। टेंटिकल्स फिर से तेजी से मेरी तरफ झपटते हैं। मैं बचते हुए, शील्ड से रोकते हुए अपने बैकपैक से एल्केमी मैनुअल निकाल लेता हूँ। मुझे जो चीज बनानी थी वो थी बड़े दायरे में डैमेज करने वाला ब्लैक गन पाउडर। इसकी सामग्री थी चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। पर इस वक्त मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। पहले तो सोचा टेलीपोर्ट ब्रेसलेट से जाकर खरीद लूं, पर अभी बची हुई एनर्जी इतनी टेलीपोर्टिंग के लिए काफी नहीं थी। सारी गलती उस हीरो की थी। आज मुझे इतनी बार इस्तेमाल करना पड़ा। खैर, अब बस यहीं आसपास ढूंढना होगा। मैं झपटते टेंटलस से बचते हुए इस्तेमाल लायक सामग्री ढूंढता रहता हूँ। बहुत जल्द मुझे कोने में एक टूटा हुआ लकड़ी का प्लैंक नजर आता है। उसे उठाकर बगल के कॉल्ड्रन में डाल देता हूँ। चारकोल बनना शुरू। प्रीमियम क्वालिटी चारकोल सक्सेसफुली बनाया गया। अब बस सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट बचे थे। भले मुझे नहीं पता ये कैसे मिलेंगे, पर मेरे पास आधुनिक सभ्यता का एक हथियार तो था। फौरन मैं अपने फोन पर एआई से पूछता हूँ। जल्द ही ढेरों तरीके मिल जाते हैं। सबसे आसान तरीका था माचिस से निकालना। मैं फौरन बेहोश पड़ी उस औरत के पास जाकर उसके बैकपैक से एक माचिस की डिब्बी ढूंढ निकालता हूँ। लगता है मेरी किस्मत अच्छी है। इतना कहकर मैं उसे कॉल्ड्रन में डाल देता हूँ। माचिस से सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। अब सारी सामग्री इकट्ठी हो चुकी थी। मैं फौरन उन सबको कॉल्ड्रन में डाल देता हूँ। प्रीमियम क्वालिटी ब्लैक गन पाउडर सक्सेसफुली बनाया गया। फिर मैं पहले इकट्ठे किए स्टील प्लेट्स निकाल लेता हूँ। बुलेट्स का एक ढेर सक्सेसफुली बनाया गया। अब जब बुलेट्स बन चुकी थीं, बस एक और चीज बाकी थी। फिर मैं अपनी स्केचबुक पर अपना डिजाइन ड्रॉ करता हूँ। समझदार व्यूअर्स को अब तक अंदाजा लग गया होगा मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। इस वक्त वो मॉन्स्टर बार बार के नाकाम वारों से गुस्से से दहाड़ता है, फिर अपना भारी भरकम बदन घसीटते हुए मेरी तरफ झपटता है। अरे, तो तुझ जैसा भारी भरकम जीव भी दौड़ सकता है, पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। इतना कहकर मैं अपना डिजाइन ड्राफ्ट कॉल्ड्रन में डाल देता हूँ, जिस कागज पे साफ एक बंदूक का स्केच बना हुआ था। फिर उन पहले इकट्ठे किए स्टील पाइप्स को निकाल लेता हूँ। ये दुनिया की पहली रेसिपी थी। अब क्रिएशन एल्केमी शुरू होती है। चेतावनी, प्लेयर एल्केमिस्ट प्रोफेशन का नहीं है। सक्सेस रेट घट जाती है 25%। चेतावनी, प्लेयर के पास एडवांस्ड एल्केमी ब्लेंडिंग स्किल नहीं है। सक्सेस रेट घट जाती है 70%। चेतावनी, जरूरी माना कम है। सफल होने पर 0.01% संभावना प्रीमियम क्वालिटी की, 0.99% संभावना नॉर्मल क्वालिटी की और 99% संभावना लो क्वालिटी की। प्रीमियम क्वालिटी शॉटगन सक्सेसफुली बनाई गई। मेरे हाथों में दो ग्रेट इक्वलाइजर्स शॉटगन्स प्रकट होती हैं, पहले से ही बुलेट्स से भरी हुई। अब आखिरकार मेरी काउंटर अटैक की बारी थी। हेडशॉट खाने वालों को पता है, किसी से भी पंगा ले लो, पर शॉटगन वालों से मत उलझो, क्योंकि एक जरा सी चूक और तुम अपने सिर को अलविदा कह देते हो। उस जॉम्बी फ्यूजन मॉन्स्टर से निपटने के लिए मैंने एल्केमी से मौके पर ही 2 शॉटगन्स बना ली, फिर सामने वाले मॉन्स्टर की तरफ हाथ तान दिए। चेतावनी, प्लेयर की प्रोफेशन शॉटगन के लिए उपयुक्त नहीं। बैरल फटने की संभावना बढ़ जाती है 30%। सटीकता घट जाती है 30%। समय आ गया है गोली चलाना सक्सेसफुल। अब देख मेरी डुअल विल्डिंग गनमैन की असली ताकत। मजल से एक विशाल आग की लपट फूट पड़ती है। कई शक्तिशाली बुलेट्स सीधा मॉन्स्टर की तरफ छूट जाती हैं। बस इतने से ही मॉन्स्टर का मुख्य सिर फिर से उड़ जाता है। जैसी उम्मीद थी, उड़ा हुआ सिर आंखों के सामने ही तेजी से ठीक होने लगता है। पर ठीक जब वो पूरी तरह ठीक होने ही वाला था, मैं फिर से एक गोली दागकर उसे बर्बाद कर देता हूँ। मेरे इस डुअल विल्डिंग गनमैन के सामने तुझे क्या लगता है, तेरी रिकवरी तेज है या मेरी बुलेट्स? इतना कहकर मैं मॉन्स्टर के बदन पर एक और गोली दागता हूँ। सीधा उसके बदन में एक छेद बना देता हूँ। मॉन्स्टर पल भर में संतुलन खोकर जमीन पर औंधा गिर पड़ता है। छोटे से मॉन्स्टर, हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद। अब मुझे भी तेरे साथ ज्यादा खेलने का मन नहीं। इतना कहकर मैं शॉटगन थामे धीरे धीरे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता हूँ। फिर उसके पूरे बदन पे लगातार गोलियां बरसाता जाता हूँ। गोलियां खत्म हो जाती हैं और इस वक्त जमीन पर पड़ा मॉन्स्टर पूरी तरह गूदा बन चुका था। बस उसका आधा सिर ही पहचाना जा सकता था। बधाई हो, ताकाहाशी युकितो ने सफलतापूर्वक कर्स्ड गोस्ट ऑफ हुओ को हरा दिया। दुनिया की पहली सफल डिफीट पूरी की। रिवॉर्ड में मिलती है टाइटल डिवाइन पनिशर। अनडेड टाइप क्रीचर्स पर डैमेज 30% बढ़ जाता है। ये सफल डिफीट वाला मैसेज देखकर मेरी लगातार तनी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ जाती हैं। आखिरकार खत्म हुआ। अब शायद और कोई